तो चलिए हम सब लोग आज जो है ये फिजिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में जो है ऑप्टिक्स होगा, इसके बाद ऑप्टिक्स के बाद जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, बायोलॉजी लेते हैं, और उसके बाद मैग्नेटिज्म होगा। हाँ, 3 चैप्टर इससे पढ़े करेंगे। आज संपूर्ण हिस्ट्री में ये संपूर्ण आज फिजिक्स पूरा हो जाएगा। चलिए, प्रकाश क्या है एक प्रकार का बताइए? एक ऊर्जा है। प्रकाश है, प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। यह विद्युत चुंबक के तरंग है जिसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश कैसी चुंबक है? ऊर्जा है। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग है जो अनुप्रस्थ होती है। यह अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने देखा? रोमर ने। इसका मतलब क्या होता है वेग? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। माने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ, या तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं। अच्छा, द्रव में प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था? द्रव्य प्रकाश का वेग आपको फोकाल। किसने ज्ञात किया था? फोकाल ने द्रव में प्रकाश का वेग ज्ञात किया था। ठीक है, न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था। कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अच्छा, ये बताइए, जिसमें कहा गया कि प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना है और यह सीधी रेखा में गति करता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का व्याख्या की जा सकता है। किस सिद्धांत पर? न्यूटन के कणिका सिद्धांत पर। बताइए। आपको न्यूटन की कणिका सिद्धांत पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। बताइए, हाइगेंस नामक विद्वान ने क्या बताया प्रकाश के बारे में? विद्वान ने यह प्रकाश तरंग के बारे में तरंग का सिद्धांत दिया था। किसने? हाइगेंस। हाइगेंस क्या दिया था? प्रकाश तरंग का सिद्धांत। मैक्सवेल ने क्या बताया था? मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय मतलब प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग बताया। ठीक ना, प्रकाश को। आइंस्टीन ने प्रकाश के बारे में क्या बताया? आइंस्टीन ने बताया कि यह ऊर्जा को बंडल फोटोन से मिलकर बना है। क्या? बंडल फोटोन से मिलकर एक बंडल बना है। बंडल, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? आइंस्टीन ने बताया। अच्छा, ये बताइए, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 हाँ, 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक ना। बताइए, निर्वात की तुलना वायु में प्रकाश का वेग कुछ कम होता है। निर्वात जो होता है, निर्वात की तुलना में प्रकाश के वायु का वेग कुछ कम होता है। ठीक है, वो अभी मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब देखते हैं उसके बाद भेज देंगे। अलग अलग माध्यम प्रकाश का वेग उस माध्यम में अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उस माध्यम प्रकाश का वेग क्या होगा? जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा जिसका प्रकाश वेग अधिक होगा। नहीं, कम होगा। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसका प्रकाश का वेग कम होगा। क्या समझे? अपवर्तनांक जिसका अधिक होगा उसका प्रकाश वेग कम होगा। हाँ, क्या समझे? जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा, हाँ, उसका प्रकाश वेग कम होगा। प्रकाश का वेग एवं माध्यम अपवर्तनांक के बीच कैसा मतलब कि अनुपात है? अनुपात इसका व्युत्क्रमानुपाती है। प्रकाश की वेग एवं माध्यम के अपवर्तनांक के बीच का व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मतलब प्रकाश का वेग एवं माध्यम के अपवर्तनांक के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। कांच का अपवर्तनांक जल एवं वायु की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है? अधिक होता है। कांच का अपवर्तनांक जल और वायु की तुलना में अधिक होता है। वायु और जल की तुलना में प्रकाश का वेग कम होता है। वायु और जल की तुलना में प्रकाश का वेग क्या होता है? कम होता है। ठीक ना। ये बताइए, वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? वायु में प्रकाश का वेग आपको 3 × 10⁻5 नहीं 10⁻8 10⁻8 होता है। किलोमीटर पर। हाँ, अच्छा बताइए, जल में प्रकाश का वेग जल में प्रकाश का 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड होगा तो 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है। तारपीन कितने प्रकाश का वेग? 2.04 हाँ गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। नायलॉन में प्रकाश का वेग? नायलॉन में आइए लाल बाबू, स्वागत है आपका। इतना लेट से कहे आ गए? बताइए, नायलॉन में प्रकाश का वेग कितना होता है? बैठिए। नायलॉन में आपको बोले 1.96 × 10⁵ किलोमीटर। 1.96 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक ना। दे दीजिए। ये बताइए, प्रकाश का परावर्तन जो होता है जब मतलब कि कैसे होता है? प्रकाश परावर्तन के बारे में बताइए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर कोई लाइट अगर होता है, जब किसी मतलब क्या होता है, जब किसी सतह पर प्रकाश का माध्यम किरण
सतह के द्वारा टकराता है ना, किसी भी सतह के द्वारा उसके टकराता बाद है। आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक सीध में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। उसको कैमरा को थोड़ा ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के नियम में आप चलेगा 3 मीटर। इधर आ जाओ थोड़ा। बताइए तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। 2 नियम कौन कौन? आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों पर डाला गया लंब एक ही तल एक ही तल में होगा। और आपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान बराबर होगा। जैसे आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, दोनों क्या होगा? बराबर होगा। एसडीएल का नियम भी होता है ये। ठीक है, तो इसमें आप प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2। बताइए तो 2 नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और बीच में डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होगा। तीनों एक ही तल में हो गया। उसके बाद कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। ठीक है, जो बोले हैं ना वो एसडीएल का नियम। हाँ, वो परावर्तन में है। बताइए प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताइए। जब देखिए प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बताइए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो उसका मार्ग में कुछ मुड़ाव आ जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? अब मान लीजिए एक मार्ग हुआ, यहाँ से यहाँ आया, मान लीजिए अभिलंब से दूर आ गया, मतलब सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगा तो उसका दूर जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा, ठीक है, विरल माध्यम से सघन में जाएगा, अभिलंब से नजदीक आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर रह जाती है। सघन माध्यम जैसे कि जल हो गया, विरल माध्यम जैसे कि वायु हो गया। सघन मतलब जिसकी सघनता ज्यादा है, ठीक ना, अभिलंब से दूर है। जब किंतु विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जहाँ सघन होगा ना वहाँ अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है ना। बताइए प्रकाश अपवर्तन के तहत कहा गया कि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर क्या होता है? ये अनुपातिक कांस्टेंट होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर। अपवर्तन का उदाहरण कुछ देख लेते हैं, ये पूछता है बहुत बार। अपवर्तन का उदाहरण, हाँ बताइए। रात के समय जो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? रात के समय प्रकाश के सूर्योदय के समय 4 मिनट पहले और सूर्यास्त के समय 4 मिनट बाद भी आसमान सूर्य में दिखाई देता है। इसका कारण बताइए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। प्रकाश का जैसे कि पानी में डूबा हुआ पत्थर कुछ मतलब कि थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश का अपवर्तन का तालाब, कुआं, नदी इत्यादि गहराई उसके वास्तविक गहराई से कुछ कम महसूस होता है अपवर्तन के कारण। मतलब अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है? तारा का टिमटिमाना, हाँ 4 मिनट पहले और उसके बाद आ जाइए गहराई कम दिखाई देगा, बस अभी गहराई से कम गहराई दिखाई देगा। हाँ मतलब कि जो तालाब कुआं सब उसका वास्तविक गहराई थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। छड़ी जो है आप छड़ी जो दिखेगा जो टेढ़ा दिखाई देता है वो किसके कारण? हाँ अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन का ये सब समझ लीजिए। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम का अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, ये याद रखिए। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के अपवर्तनांक पर, ये पूछता है किस पर निर्भर करता है? लाल रंग का अपवर्तनांक बैगनी रंग की तुलना में कम होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक बैगनी रंग की तुलना में कम होता है, लेकिन हाँ लाल रंग का तरंग है, बैगनी रंग के तरंग से अधिक होता है। हाँ लाल रंग में प्रकाश की चाल कैसी होती है? अधिक होती है। अब बताइए तो लाल और बैगनी में अपवर्तनांक किसका ज्यादा होता है? बैगनी का। लाल रंग का अपवर्तनांक बैगनी रंग की तुलना में कम होता है, ठीक ना। तो बैगनी का ज्यादा हो गया और लाल का कम हो गया। अपवर्तनांक बैगनी का ज्यादा, लाल का कम, ठीक ना। इसको याद रखिए। बताइए अपवर्तनांक की क्रिया में परिवर्तन होने से प्रकाश की चाल, उसके तरंग दैर्घ्य, उसकी तीव्रता पर बदल जाता है, किंतु प्रकाश की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माने कि अपवर्तनांक की क्रिया में अगर परिवर्तन हो रहा है तो प्रकाश की चाल जो है ना उसके तरंग दैर्घ्य, उसकी तीव्रता बदल जाती है। लेकिन आवृत्ति तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, तीव्रता बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे कि अपवर्तनांक हो रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रहा है, उसमें क्या होगा? चाल बदल जाएगा, तरंग दैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पूछता है, समझे कि नहीं? बहुत पूछता था। बताइए तो सभी पदार्थों में सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42। हीरा का कितना होता है? 2.42। ये भी कोई पूछ देता है हीरा का अपवर्तनांक बताइए क्या होता है, तो 2.42 होता है। हाँ गैफरीन का सब ज्यादा 2.56 होता है, 2.65 और उसके बाद होता है हीरा का 2.42। बताइए अपवर्तनांक का
अपवर्तनांक का बताइए तो सूत्र क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र निर्वात में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में बताए, माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र निर्वात में प्रकाश का वेग किसी माध्यम में प्रकाश किसी का माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठोस माध्यम का अपवर्तनांक कैसा होता है? सबसे ज्यादा ठोस का, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस। सबसे कम अपवर्तनांक गैस गैस में, सबसे ज्यादा ठोस में। बताइए तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31। कितना होता है? 1.3। कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 1.63। कितना होता है? 1.63। कितना होता है? 1.63। कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। टार्पिन का तेल का बताइए, पूछता है। टार्पिन का तेल का 1.47। 1.47 टार्पिन 1.47। क्राउन कांच का 1.52। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको देखिए, इसको समझिए। प्रकाश जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हटती है, किंतु जब विरल माध्यम से में अपवर्तित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, मतलब 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। हाँ, मान लीजिए अब ये ऐसे जा रहा है ना, मान लीजिए ऐसे जा रहा है और ऐसे 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, तो 90 डिग्री ये है ना, अधिक हो रहा है, तो इसे मतलब इसमें सट रहा है, समतल में सट रहा है। ऐसे जा रहा है, ऐसे जब ऐसे चल जाएगा तो वही क्रांतिक वही हम क्या बोले, ऐसे ऐसे धीरे धीरे सट रहा है ना इसमें। धीरे धीरे सट रहा है तो क्रांतिक हाँ, क्रांतिक कोण उसी को बोलते हैं, मतलब क्रिटिकल एंगल। उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल। मतलब कि क्रिटिकल शब्द ही क्रिटिकल है, तो मतलब यहाँ से उसके बाद एंगल बनेगा ही नहीं, तो ये हो गया क्रांतिक कोण, इसको बोलते हैं। क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम से वापस मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। मतलब क्या वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको बोलते हैं? प्रकाश जिस माध्यम से आएगा उसी माध्यम से मुड़ जाता है। हाँ, उसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसका उदाहरण बताइए। जल के अंदर प्रखनली का चमकना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या होता है? जल के अंदर प्रखनली का चमकना। कांच में दरार का चमकना। जैसे कि कांच फूट जाता है ना, उस वो जो चमकता है वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना। मृग मारीचिका का बनना। मृग मारीचिका समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, जैसे कि मान लीजिए कहीं हम जा रहे हैं, देखते हैं कहीं जो अति सड़क पर भी लगता है कि पानी है, वो मृग मारीचिका। दूर में लगता है मृग मारीचिका, वो मृग मारीचिका। उसका क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब क्रांतिक कोण से उसका कोण ज्यादा हो रहा है, इसलिए जो ना वो चमकने लगता है। प्रकाश तंतु का कार्य। प्रकाश तंतु का उपयोग संचार के क्षेत्र में शरीर के अंदर प्रशिक्षण करने में किया जाता है। प्रकाश तंतु का मतलब क्या कार्य है? संचार के क्षेत्र में शरीर के अंदर का जो होता है ना, शरीर के अंदर परीक्षण करने में। प्रकाश तंतु का उपयोग संचार के क्षेत्र में शरीर के अंदर परीक्षण करने में किया जाता है। इंडोस्कोपिक में ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा शरीर के अंदर लेजर को भेजा जाता है। प्रकाश तंतु के द्वारा क्या होता है? इंडोस्कोपिक जो होता है उसमें लेजर को भेजा जाता है। इंडोस्कोपिक जो ऑपरेशन सब होता है ना, उसी में लेजर को भेजने का काम किसका काम होता है? प्रकाश तंतु का। ठीक ना। आसमान में इंद्रधनुष का बनना क्या होता है? प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? आसमान में इंद्रधनुष का बनना। सूर्य हमेशा इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में दिखाई देता है। इंद्रधनुष क्या होता है? सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों का उदाहरण है। मतलब क्या है इसका? इंद्रधनुष परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तीनों का। अच्छा, इंद्रधनुष कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक। हाँ, प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? देखिए सुनिए, 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन। प्राथमिक में क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परावर्तन होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष मतलब, और उसके बाद द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन। लेकिन प्राथमिक में होता है 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन। 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन किस में होता है? प्राथमिक में। 2 बार अपवर्तन 2 बार। अच्छा, प्राथमिक इंद्रधनुष के नीचे में कौन रंग होता है? नीचे में बैंगनी और ऊपर पर? रेड होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष हमारे आंख पर 42 डिग्री का कोण बनाता है। 42 डिग्री का कोण बनाता है। अच्छा बताइए तो द्वितीयक इंद्रधनुष में नीचे में कौन रंग रहता है और ऊपर पर कौन रहता है? नीचे में लाल और ऊपर में बैगनी। हाँ, और प्राथमिक इंद्रधनुष हमारे आंख पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? 55 डिग्री का। मतलब प्राथमिक 55, द्वितीयक 55। सॉरी प्राथमिक 42, द्वितीयक 55। ठीक ना। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक ना।
स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। हाँ, प्रकाश का वर्ण विषय के बारे में चर्चा करते हैं। जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? मतलब कोई भी प्रकाश को जब श्वेत किरणों से जब गुजारेगा प्रिज्म से होकर गुजरता है तो तो उसको 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जबकि अपवर्तनांक, आवृत्ति, परिकीर्णन सबसे कम। कम होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। हाँ, आवृत्ति, परिकीर्णन और इसका अपवर्तनांक कम होता है। और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। आवृत्ति और उसका आवृत्ति, अपवर्तनांक और परिकीर्णन। आवृत्ति, अपवर्तनांक और परिकीर्णन बैगनी का अधिक होता है और लाल का कम होता है। तरंगदैर्घ्य लाल का ज्यादा, बैगनी का कम। प्रकाश के परिकीर्णन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। बताइए, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में होकर गुजरने लगती है तो वायुमंडल में स्थित धूलकण या जल की बूंदें द्वारा उसे विभिन्न दिशा में फैला दिया जाता है। इस घटना को प्रकाश का परिकीर्णन कहा जाता है, ठीक है। जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका परिकीर्णन उतना कम होता है। जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका उसका परिकीर्णन कम होगा। जैसे लाल का ले लीजिए, हाँ, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो उसका परिकीर्णन कम होगा। तो समझ गए, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा उसका परिकीर्णन कम। खतरे के सिंगल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका परिकीर्णन सबसे कम, मतलब कि फैलता बहुत कम है, सीधा चलता है, इसका बिखराव कम होता है लाल रंग का। इसीलिए इसका परिकीर्णन का उदाहरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त में समय लाल रंग दिखाई देना। उसका परिकीर्णन क्या है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना। सूर्य का लाल दिखाई देना। लेकिन सूर्य को मतलब कि अस्त होने से 4 मिनट पहले, उदय से 4 मिनट बाद वो अपवर्तन। हाँ, ये बताइए, आसमान का रंग एवं समुद्री जल का रंग नीला दिखाई देना किसका कारण है? परिकीर्णन के कारण। हाँ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अंतरिक्ष या चंद्रमा से आसमान को देखने पर उसका काला दिखाई देना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकीर्णन। अब देखिए व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हाँ, जब समान आवृत्ति एवं समान आयाम की 2 प्रकाश की किरण जो एक ही स्रोत से निकलकर किसी खास बिंदु पर आकर टकराती है तो कुछ स्थान पर उसकी तीव्रता अधिक और कुछ पर कम दिखाई देता है। उसको क्या बोलते हैं? व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब कि जब समान आवृत्ति एवं समान आयाम की 2 प्रकाश की किरण, समान आवृत्ति होगा और समान आयाम होगा, जब 2 प्रकाश की किरण एक ही स्रोत से निकलकर, मतलब प्रकाश जो आ रहा है वो एक ही स्रोत से आ रहा है और किसी खास बिंदु पर आकर टकराती है तो कुछ स्थान पर उसकी तीव्रता अधिक हो जाती है और कुछ पर कम दिखाई देती है। उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का मतलब व्यतिकरण। हाँ, अब देखिए इसका उदाहरण, साबुन या सर्फ के बुलबुले रंगीन दिखाई देना क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, साबुन या सर्फ के बुलबुले रंगीन दिखाई देना। प्रकाश का व्यतिकरण। जल की सतह पर पड़े तेल का रंगीन दिखाई देना। ये व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण। मतलब जल की सतह पर जो तेल दिखाई देता है कैसा रंगीन, वो किसका कारण है? प्रकाश का व्यतिकरण। साबुन का कलर रंगीन। प्रकाश का व्यतिकरण। सीडी प्लेयर का रंगीन दिखाई देना। प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक ना। देखिए, आप देखिए वस्तु का रंग हमको कैसे दिखता है, मतलब कौन वस्तु लाल है, कौन वस्तु काला है, कौन वस्तु क्या, उसको कैसे हम देख पाते हैं, ठीक ना। कितना मतलब रंग को मतलब मिक्स करके कौन सा रंग निकाला जा सकता है? हाँ, देखिए किसी वस्तु के द्वारा जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर दिया जाता है वह उसी रंग का दिखाई देता है। मान लीजिए ये काला दिखाई देता है, ये काला रंग हमको परावर्तित कर रहा है इसलिए हमको काला दिखाई देता है, ठीक ना। जैसे कि कोई चीज पीला दिखाई देता है, ये पीला रंग परावर्तित करके मेरे आंखों तक आ रहा है इसलिए पीला दिखाई दे रहा है, ठीक ना। उसका कहने का यही मतलब हुआ। यदि कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के सभी रंग को अवशोषित कर देता है तो वह वस्तु श्वेत दिखाई देता है। मतलब कहने का मतलब जब कोई वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश किरण को पूरी तरह अवशोषित कर लेता है तो वह वस्तु काला दिखाई देता है। मतलब मान लीजिए कि सभी प्रकाश को अगर काला मतलब एब्जॉर्ब कर लिया तो काला दिखाई देगा। सभी प्रकाश को अगर रिफ्लेक्ट कर दिया तो कैसा दिखाई देगा? मतलब ये जो श्वेत दिखाई दे रहा था ये प्रकाश को ग्रहण नहीं कर रहा, ये प्रकाश सभी प्रकाश को छोड़ दिया, सब प्रकाश रिफ्लेक्ट कर दिया, ये कैसा दिखाई दे रहा है? व्हाइट। और ये जो काला दिख रहा है ये सभी प्रकाश को सोख लिया इसलिए ये काला दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ, प्राकृतिक रंग और प्राथमिक रंग। प्राकृतिक रंग मतलब प्राथमिक रंग कितना होता है बताइए? 3 होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड, ब्लू, हाँ रेड, ब्लू और ग्रीन। और
द्वितीयक रंग क्या होता है? रंग आपको इसी से मिलके बना इससे मिल के बना, जैसे कि लाल और नीला बन के मैजेंटा बना मेजेंटा, लाल और हरा मिलके पीला बनाता है। लाल और हरा, लाल और सियान, नीला और हरा, नीला और सीला नीला और सियान बनाता है। मतलब देखिए लाल और नीला मेजेंटा, लाल और हरा पीला, हाँ, और नीला और हरा, पीला और हरा सियान, नीला और हरा सियान, नीला और हरा सियान, सियान हो गया है लेकिन हाँ गहरा। तो अब उजला कैसे बनेगा? तो तीनों मिल जाएगा तो उजला बन जाएगा, सातों मिल जाएगा तो उजला बन अब बताइए पूरक रंग, यह प्राथमिक और द्वितीय रंग के मिलने से बनता है, जैसे श्वेत, प्राथमिक और द्वितीय रंग के मिलने से श्वेत बन, मतलब कि ये श्वेत हो गया, ठीक ना। अब दर्पण के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दर्पण, ठीक है। दर्पण कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के, 2 प्रकार का, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, मतलब समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार का? 2 दर्पण का, ठीक ना। अब सही ये बताइए, समतल दर्पण किसको बोलते हैं? उस दर्पण को कहता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। परावर्तक सतह जहाँ से मतलब प्रकाश आके टकराती है मुंह देखते हैं वो सतह क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा एवं काल्पनिक दिखाई पड़ता है, काल्पनिक या आभासी। तो समतल दर्पण हमेशा कैसा दिखता है? सीधा, और मतलब सीधा होगा तो काल्पनिक होगा, ठीक ना जी। बताइए, सीधा एवं काल्पनिक दिखाई देता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन वास्तविक को पर्दे पर उतारा जा सकता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उतना ही दूर पर बनता है जितना दूर पर वह दर्पण के सामने रखा जाता है। समझे? क्या समझे बताइए? समतल दर्पण में कोई वस्तु उतना ही दूर पे दिखता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उतना ही दूर बनता है जितना दूर पर कि हम वस्तु को रखते हैं। मतलब जितना दर्पण से हम जितना दूर पर है उतने दूर पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। ये बताइए, समतल दर्पण में पार्श्व उपक्रम की घटना देखा जाता है। पार्श्व उपक्रम घटना समझते हैं? जैसे कि आप हम सब लोग मिरर देखते हैं ना, तो कभी गौर कीजिएगा कि दाहिना हाथ बायां दिखेगा, इसी को बोलते हैं पार्श्व। बायां हाथ दाहिना हाथ दिखेगा, इसी को क्या बोलते हैं? पार्श्व उल्टा बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? समतल दर्पण में कैसा दिखता है? पार्श्व उल्टा, मतलब उल्टा दिखता हाँ पार्श्व उल्टा बोलिए, उल्टा सिर्फ नहीं बोलिए, पार्श्व उल्टा। लेटरल इन्वर्सन, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्सन बोलते हैं, ठीक है ना। बताइए, यदि दर्पण समतल के सामने कोई वस्तु वही हुआ, बताइए तो समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु का चाल मान लीजिए कि x किलोमीटर है, तो उससे बने हुए प्रतिबिंब की चाल कैसी होगी? दुगुनी होगी, 2x हो जाएगी। 2x हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि समतल दर्पण में कोई वस्तु 1 किलोमीटर से चल रहा है तो 2 किलोमीटर महसूस होगा, कैसा होगा? 2 किलोमीटर महसूस होगा। अगर वह 2 किलोमीटर चल रहा है 4 किलोमीटर महसूस होगा, तो मतलब दुगुनी हो जाएगी। समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुका देने पर उसमें बने हुए प्रतिबिंब कैसा दिखता है? 2 थीटा कोण पर झुका हुआ दिखता है। अगर समतल कोण में हम थीटा दिखा दिए तो उसका झुका हुआ प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? 2 थीटा, 2 थीटा हो जाता है। 2 समतल दर्पण को थीटा कोण पर झुका कर रखा जाता है और उसके सामने किसी वस्तु को रख दिया जाता है, तो उस दर्पण बने वस्तु का प्रतिबिंब 360/थीटा हो जाता है। यदि इसका मान विषम संख्या होता है तो प्रतिबिंब की संख्या वही रहती है, किंतु यदि इनका मान सम होता है तो उसमें से एक घटा दिया जाता है। मान लीजिए कि 2 समतल दर्पण को रख लिए, उसमें 300, मतलब कि उसमें देखिएगा कि उसमें प्रतिबिंब कितना बनेगा, उसमें क्या कीजिएगा? 360/थीटा कीजिएगा। सही बात। अगर सम संख्या निकल गया तो क्या होगा? एक घटा देंगे। अगर विषम निकल गया तो संख्या वही रहेगा। 360/थीटा कीजिएगा, अगर सम संख्या निकल गया तो एक घटाइएगा। मान लीजिए 360/थीटा निकल गया और निकल गया 360/थीटा का मान 4 निकल गया, तो प्रतिबिंब संख्या 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। यदि 3 ही निकला तो परिबंध संख्या 3 ही रहेगा। तो समझ गए? बताइए, समतल दर्पण का प्रयोग कैलिस्कोप, पेरिस्कोप में किया जाता है। किस में किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण को इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे। इसमें 2 समतल दर्पण को 45 डिग्री कोण पर झुका रखकर रखा जाता है। कितने डिग्री कोण पर झुका कर? 45 डिग्री पे। किसमें? पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण रखा जाता है ना, उसमें 45 डिग्री कोण पर झुका कर रखा जाता है। मतलब कि हाँ 45 डिग्री कोण पर झुका समतल दर्पण को रखा जाता है। यह एक प्रकाश यंत्र है, जिस मतलब ये पेरिस्कोप क्या है? एक प्रकाश यंत्र जिसके द्वारा पनडुब्बी से बाहर किया वस्तु को देखा जाता है। 45 डिग्री पर रखा जाता है ना 2 समतल दर्पण पेरिस्कोप में। मतलब कि
पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण को कैलिडोस्कोप में, ठीक ना, कैलिडोस्कोप में 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर झुका जाता है और पेरिस्कोप में 45 डिग्री। पेरिस्कोप में 45 डिग्री, कैलिडोस्कोप में 60 डिग्री, कैलिडोस्कोप में 60 डिग्री कोण झुका रखा जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने में भी किया जाता है, वही जो हम सब लोग देखते हैं। इसीलिए हमको पार्श्व वोल्टेज जो समतल दर्पण दिखता है दाहिना हाथ बायां, बायां हाथ दाहिना, उसको क्या होता है? पार्श्व वोल्टेज होता है, ठीक है ना। क्या है देख रहे उधर। अब बताइए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण सतह, हाँ, गोलीय वस्तु का वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोलीय वस्तु का भाग होता है, उसका एक सतह पेंट किया हुआ रहता है। गोलीय दर्पण का क्या होता है? एक सतह पेंट किया हुआ रहता है, एक सतह पेंट किया हुआ रहता है, ठीक ना। हाँ, हाँ। बताइए आपको क्या हुआ? बोल रहे हैं ना, समझ कहाँ आप सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? इसको फेंको ध्यान से। बताइए, अच्छा बताइए दर्पण ये जो गोलीय दर्पण क्या होता है बताइए? मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी पेंट किया होगा और मतलब वह खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। दर्पण को पेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट किसका? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का। इसी का प्रयोग, हाँ, इसी का प्रयोग निर्वाचन के समय नाखून में लगाने में भी किया जाता है। मतलब निर्वाचन, हाँ, वही जो चुनाव करके आते हैं जो नाखून में लगाता है। और ये भी मतलब क्या बोलते हैं, लड़की सब जो लगाती है वो तो थिनर होता है, वो दूसरा चीज होता है। तो चुनाव के समय में जो इंक रहता है ना, वही सिल्वर नाइट्रेट का ही लगा, जो जल्दी मिटता नहीं है। से मतलब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, ठीक ना, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हाँ, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक ना। बताइए अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा रहता है? हाँ, धसा होता मतलब कि एक ओर से धंसा रहता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, जैसे ऐसे है ना, ये धसा हुआ है ना, ये हुआ अवतल दर्पण वाला। हाँ, देखिए ना, ऐसे है ना, ऐसे देखिए ये धसा हुआ है ना, ये अवतल दर्पण। वो यहीं से ना परावर्तक, कोई प्रकाश आएगा तो यहाँ परावर्तक को यहाँ जाएगा, तो क्या हुआ? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। समझ गया, अवतल है। धस गया समझ। अवतल दर्पण सभी की एक बिंदु पर आकर मूर्ति है हुई महसूस होती है, अतः अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? मतलब अवतल दर्पण की में सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मूर्ति भी महसूस होती है। कैसा होता है? एक बिंदु पे मूर्ति भी महसूस होती है। हाँ, अवतल दर्पण में एक बिंदु पर मूर्ति भी महसूस होती है। बताइए अवतल दर्पण का उपयोग। अच्छा ये बताइए अवतल दर्पण में मतलब कि वस्तु कहाँ रखेंगे, उसकी स्थिति के बारे में, ठीक ना। हाँ, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, वस्तु कहाँ रखेंगे? इसको बताइए पूरा बढ़िया से। अगर मान लीजिए वस्तु अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये अवतल दर्पण हुआ ना, ये हुआ इसका मुख्य अति, ये F हुआ, ये हुआ कौन सी C1। जैसे जैसे मान लीजिए इसका एक सिंपल तरीका, मान लीजिए ये अनंत है, अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो प्रतिबिंब सेंटर और F के मतलब C और F के बीच बनेगा, ठीक है। अगर फिर आ जाएगा वस्तु यहाँ तो वस्तु यहीं सेंटर पर ही बनेगा, फिर इधर जाएगा तो फिर वस्तु इधर आएगा, तो धीरे धीरे इसी तरह से मतलब इधर जाएगा। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। पहले इतना याद रखिए, जब वस्तु फोकस और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तो तब इमेज सेंटर और फोकस C और F के बीच बनेगा। फिर जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाएगा तो वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र पर आएगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। केंद्र पे सेंटर न बोल रहे हैं। हाँ, केंद्र बोल रहे हैं। हाँ सेंटर। जब केंद्र पर आएगा तो केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र बोलिए उसको, केंद्र नहीं बोलिए, वक्रता केंद्र, सही बात, वही में मिस किया हम। ठीक ना। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अगर फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो फिर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ठीक ना। अगर वस्तु फिर जाएगा फोकस पर तब वस्तु अनंत पर चल जाएगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, ठीक है ना। यही बस इसका अति है। सब उधर जो भी बनेगा ना, हाँ, वही बनेगा। सब उधर ही बनेगा। एक इसमें कंडीशन क्या आता है, जब वस्तु P तथा F के बीच होगा, आभासी बनेगा। मतलब फांसी बनेगा। पोल और F के बीच होगा तो क्या बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा मतलब और सीधा बनेगा। और वस्तु के उस पर मतलब कि उस पार बनता है। वस्तु के उस पर मतलब हाँ दर्पण के पीछे बनता है, उसको क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं उसको। दर्पण को पीछे, जैसे कि ये देख लीजिए दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सब लोग देख लिए, इसको थोड़ा सा एक दो बार बनाइएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। हाँ, जब वस्तु P मतलब P और F के बीच रहेगा तब, हाँ, P और F के बीच रहेगा तब दर्पण के पीछे आभासी वस्तु से बड़ा, आभासी और वस्तु से बड़ा।
और जो है ना सभी में इसमें अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में वस्तु आभासी बनता है अवतल दर्पण और सभी में जो है ना वस्तु वास्तविक ही बनता है और उल्टा बनता है। एक कंडीशन में कब बनता है सेंटर पी और एफ के बीच रहेगा सर। कब बनता है वस्तु सीधा बताइए। दर्पण के पीछे पोल और एफ के बीच पोल और फोकस के बीच रहेगा तो वस्तु कैसा बनेगा? आभासी और सीधा सीधा बनेगा। वस्तु से बड़ा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। सर सिंपल वस्तु से बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा कब बनेगा? जब वस्तु फोकस पर होगा। फोकस रहेगा तो इन्फिनिटी अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक ना। उसमें भी वास्तविक उल्टा होता है। तो समझ गए? बस एक कंडीशन में वस्तु जो है ना आभासी बनता है इसमें और सभी में वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब देखिए अब उत्तल दर्पण के बारे में। इसका अवतल दर्पण का कुछ उपयोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका इस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में, गाड़ी के रूप में, इसमें क्या था? हेडलाइट के गाड़ी हेडलाइट के रूप में, सोलर कुकर में, गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, मतलब को जो हजामत अपना जो दाढ़ी उड़ी बनाने के बाल बनाते हैं उसमें क्या होता है? और जैसे कि दंत चिकित्सक जो रखता है अवतल दर्पण ही रखता है। अवतल दर्पण का प्रयोग परावर्तक दूरबीन के में भी किया जाता है। दूरबीन में भी अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में चेहरा को सीधा देखने के लिए चेहरे को दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच रखा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच रखेगा तभी दर्पण सीधा अपना सीधा दिखेगा और थोड़ा सा बड़ा भी बनेगा, थोड़ा सा क्लीन दिख जाएगा। तो इसलिए समझ गए? ये अपवाद में था, अपवाद यहाँ हाँ। तो दर्पण जब हम अपना मतलब दर्पण सॉरी अवतल दर्पण में हम अपना चेहरा देखने के लिए वस्तु कौन रखेंगे? फोकस पे, मतलब पी और एफ के बीच। पी और एफ के बीच बड़ा में। बनेगा और सीधा ठीक बनेगा। वस्तु दर्पण से पीछे बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण जो है इसमें प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पर फैलता हुआ नजर आता है। हाँ, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है बताइए? किसी एक बिंदु से फैलता हुआ नजर आता है। एक बिंदु पर प्रकाश फैलता हुआ नजर आता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण नाम देते हैं, डायवर्जिंग मिरर। इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही बिंदु से फैला हुआ नजर आता है। एक ही बिंदु से फैला अपसारी हुआ दर्पण बोलते हैं। अपसारी दर्पण। और मतलब इसको क्या बोलते हैं? डायवर्जिंग। उत्तल दर्पण क्या? हाँ बताइए। अवतल को अभिसारी, अवतल को अपसारी। उत्तल को अपसारी और अवतल को अभिसारी, ठीक ना। बताइए उत्तल दर्पण का कुछ उपयोग बताइए। इसको ले लीजिए ना, गाड़ी के साइड मिरर में आता साइड मिरर में। है। हाँ, सड़क पर लगे हुए स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में क्या होता है? होता है जो लैंप लगाया जाता है मतलब बाईवान वाला सब। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ। वो सैनिक सब जो यहाँ लगा के रखता है। हाँ वाला टाइप का नहीं रहता है। हाँ हाँ समझ गए। अच्छा बताइए तो अवतल दर्पण का कुछ स्थिति देख लेते हैं, वस्तु कहाँ रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। बताइए, इसमें ज्यादा नहीं बनता है जी। अनंत पर अगर वस्तु रहेगा तो फोकस एफ पर दर्पण के पीछे, मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक ना। दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? अत्यधिक छोटा, बिंदु के साइज का होगा। कैसा होगा? अधिक छोटा, आभासी तथा सीधा होता है। जो वस्तु जो आभासी रहेगा वो सीधा रहेगा, जो वास्तविक रहेगा वो कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा, ठीक ना। क्या हुआ? अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, मतलब ध्रुव को पी ही माना है। हाँ, अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के पी के बीच रहेगा तो वस्तु कैसा होगा? उत्तल दर्पण में। पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे, पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे छोटा। हाँ, इसमें उत्तल दर्पण में छोटा ही बनता है, ठीक ना। अब देखिए अब दर्पण सूत्र बताइए तो। दर्पण सूत्र और ठीक है, दर्पण सूत्र हो गया। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो हो ही गया, ठीक ना। ये अब बताइए आवर्धन सूत्र एक होता है इसमें, आवर्धन सूत्र, ठीक ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। m बराबर h डैश बटा h। हाँ, m बराबर माइनस v बाय u, ठीक ना। मतलब जैसे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन, और इसको जैसे m बराबर माइनस v बाय u। हाँ, आवर्धन को m सूचित किया जाता है। उसका सूत्र क्या होता है? माइनस v बाय u। और इसका क्या होता है? हाँ, माइनस v बाय u। हाँ, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। इसी को माइनस v बाय u। प्रतिबिंब को हम v से सूचित करते हैं ना, अब बिंब को हम u से सूचित करते हैं, वही हो गया माइनस v बाय u। चलिए अब लेंस के बारे में चलते हैं, ठीक ना। अब लेंस के बारे में चलते हैं। ये लेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस।
उत्तल लेंस में कुछ खास प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखिए पहले समझ लीजिए। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसका बीच वाला हिस्सा उभरा हुआ रहता है, ठीक ना। उत्तल लेंस में क्या होता है, जैसे कि ये हुआ ना, तो ये भाग उभरा हुआ है ना, ये उत्तल लेंस। हाँ, ये क्या हो गया, उत्तल लेंस रहता है। अरे बगिया रहता है, ऐसे करके रहता है उत्तल लेंस जी, और चिपक जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये आज बताइए, किनारा वाला ऐसा संकुचित रहता है, किनारा वाला ऐसा ऐसे संकुचित रहता है, इसमें तो कुछ जाना नहीं है। उत्तल लेंस में सभी किरणें एक बिंदु पर मुड़ जाती है। उत्तल लेंस सभी किरणें क्या होती है, एक ही बिंदु पर हो जाता है। इसलिए इस लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। उसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों में प्रतिबिंब बराबर बराबर, ठीक ना। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, तो इसमें देख लीजिए, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति भी देखिएगा। देख लीजिए, देखिए जैसे कि उत्तल लेंस पर अगर मान लीजिए कि अच्छा दर्पण अवतल दर्पण बताइए, अगर प्रतिबिंब अनंत पर रहता है तो कहाँ बनता है, अवतल दर्पण में। इसमें भी फोकस पर ही बनेगा, अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। जो चीज अब प्रतिबिंब जैसे फोकस 2 पर बनेगा। हाँ, इसमें फोकस दूर रहता है। देखिए जैसे कि ये हुआ ना, ऐसे एक फोकस यहाँ होगा, एक फोकस यहाँ होगा, ठीक है। 2 बनेगा। हाँ, तो फोकस 2 पर दूरी दे ले फोकस नहीं, उसमें फोकस एक ही है, इसलिए तो जिस फोकस से गुजरेगा उसे दूसरा फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब, बनेगा। सीधी सी बात है। प्रतिबिंब की अपेक्षा साइज जो होता है इसमें मान लीजिए फोकस 1 और फोकस 2, क्योंकि इसमें दोनों बगल में होता है, इसीलिए इसमें फोकस 2 लिख दिया है। बस इतना याद रखें, अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर बनेगा। और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, बहुत चीज छोटा बनेगा, बिंदु मात्र बनेगा। तो जैसे अवतल दर्पण में देख लिया, उसे उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, उत्तल लेंस में देख लेते हैं, बस हो गया ना। अब देखिए अवतल दर्पण, अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों बराबर, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। तो अवतल लेंस वैसा लेंस जिसके बीच वाला हिस्सा संकुचित रहता है और किनारा वाला हिस्सा फैला हुआ रहता है, अवतल लेंस कहता है। अगर मान लीजिए कि प्रतिबिंब की स्थिति देख लीजिए, अनंत पर रहेगा अवतल लेंस में, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। कहाँ बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, इसमें माइनस हो जाएगा। लेंस सूत्र बताइए क्या होता है। भी माइनस 1/u बराबर हाँ, और इसमें आवर्धन सूत्र बताइए। v/u हो जाएगा, माइनस इसमें आवर्तन v/u हो जाएगा, क्यों होगा, प्लस होता है इसमें, इसमें क्यों प्लस होगा, उसमें क्यों माइनस हो गया। क्योंकि चिन्ह परिपाटी उसमें देखिए हम बताते हैं। जैसे कि इसका अवतल लेंस जो अवतल दर्पण जो हुआ ना, अवतल दर्पण का जब भी प्रतिबिंब देखिए होता है, इसमें देखिए प्रतिबिंब कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है। प्रतिबिंब जब भी होता है, ये लाइन से जो है ना, अक्ष के लाइन से नीचे जाता है, इसलिए इसमें माइनस का चिन्ह लगा। उसमें प्रतिबिंब ऊपर जाता है, इसलिए प्लस का चिन्ह लग गया। अब मतलब प्लस का चिन्ह किसमें लगा, लेंस में। लेंस में आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन का सूत्र बताइए, v/u होता है। और ठीक है, और इसका आवर्धन बराबर जान नहीं रहे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ता है बिंब की ऊंचाई। अच्छा बताइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वास्तविक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी वास्तविक तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होता है। ये पूछेगा काहे धनात्मक, ऊपर बनता है तो ये तो बोल रहे हैं आप, जो है ना चिन्ह परिपाटी भी डिपेंड करता है। हाँ, चिन्ह परिपाटी डिपेंड करता है। इस साइड पड़ता है इसलिए इसका हाँ। पॉजिटिव रहता है। अवतल दर्पण में उस साइड से इमेज बनता है, इसलिए इसलिए नेगेटिव रहता है। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी काल्पनिक एवं ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी इसका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, और अवतल लेंस का अवतल लेंस का निगेटिव होता है। नेगेटिव होगा। अवतल लेंस का निगेटिव होगा, समझ गए ना। उत्तल लेंस को पढ़ने लेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पढ़ने वाला लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, क्या उत्तल लेंस हम नजदीक वाला चीज को हम देख लेते हैं, ठीक चश्मा है। लगाते हैं हाँ, नहीं ये उत्तल लेंस नहीं है, ये मेरा अवतल है। तो अवतल है आपका, जिसका नजदीकी खराब हो, जिसका नजदीक नहीं दिखेगा ना, मतलब पढ़ने के लिए हम नजदीक का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसको उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लगाएगा तो उत्तल लेंस उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस भी कहा जाता है, क्या बोलता है। अच्छा, उत्तल लेंस की क्षमता बताइए तो। उत्तल लेंस क्षमता उसके फोकस दूरी का उल्टा होता है, P बराबर 1/f, P बराबर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। दो समान फोकस दूरी के लेंस को आपस में सटा कर रखा जाता है तो वह समतल लेंस कांच के समान कार्य करने लगता है, जिसकी क्षमता शून्य हो जाती है और फोकस दूरी अनंत हो जाती है। मतलब समझे, दो समान फोकस दूरी के लेंस को अगर आपस में सटा दीजिएगा तो क्या परिवर्तन होगा, करने लगेगा। मतलब दो समान दूरी के फोकस दूरी को आप जो समान दूरी के फोकस लेंस को आपस में सटा दीजिएगा तो क्या परिवर्तन होगा,
हो जाएगा। ये कैसा काम करने लगेगा? इसकी क्षमता जो हो जाएगी, कांच के समान काम करने कांच के लगेगा। समान काम हाँ। क्षमता और शून्य हो फोकस दूरी अनंत हो जाएगा और क्षमता शून्य हो जाएगा। फोकस दूरी क्या होगा? अनंत हो जाएगा, क्षमता शून्य हो जाएगा। का किस कंडीशन में? जब दोनों लेंस को सटा देने पर काम करने लगेगा। समतल लेंस के, जब समतल लेंस के दोनों कांच मतलब सटा देंगे ना कांच के समान समान फोकस दूरी वाला को, तो कांच के समान काम करने लगेगा। इसकी लेंस की क्षमता जो हो जाएगी, मतलब कांच से अच्छा, ये कंडीशन और है, यदि किसी लेंस की किसी मतलब कि यदि किसी लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परवाह नहीं करता, कम होता है। बताइए। प्रभाव देखिए, पड़ता है। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका द्रव अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम होता है। देखिए सुनिए, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका द्रव का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अगर कम हो रहा है ना, उसमें क्या होगा? तो इस स्थिति में देखिए क्या होता है, अगर लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो उस स्थिति में देखिए क्या होगा, तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। किस स्थिति में? लेंस का अपवर्तनांक द्रव्यमान से अधिक है। लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है द्रव के अपवर्तनांक से, तो उसमें फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगा, लेकिन प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या क्या होगा बताइए? लेंस का अपवर्तनांक द्रव हाँ। के अपवर्तनांक से अगर ज्यादा है तो उस समय तो इस लेंस स्थिति की में फोकस लेंस दूरी की बढ़ फोकस बढ़ जाएगी हाँ, और इसकी क्षमता घट जाएगी, क्षमता घट जाएगी, लेकिन प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेंस का अपवर्तनांक अगर बराबर, लेंस अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक अगर बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में होगा, यदि किसी लेंस को द्रव में डुबाया जाता है, ऐसा इस कंडीशन में लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर है, तो उसमें क्या होता है? उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? लेंस की फोकस दूरी अनंत। और क्षमता शून्य हो जाती है और लेंस समतल कांच के भांति कार्य करने लगता है। बताइए, लेंस समतल लेंस के भांति कब कार्य करने लगता है? लेंस का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से बराबर होगा। और लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है कब? जब यही लेंस का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक और बराबर क्षमता भी शून्य हो जाता है। क्षमता भी शून्य हो जाता है। ठीक ना? अगर लेंस का अपवर्तनांक और द्रव, लेंस का अपवर्तनांक छोटा है और द्रव का अपवर्तनांक बड़ा है, उस कंडीशन में क्या होता है? लेंस की प्रकृति बदल जाती है। लेंस की प्रकृति कैसा होता है? मतलब कि उत्तल लेंस अवतल लेंस के तरह और समान, और अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान अपोजिट काम करता है। अपोजिट काम करने, लेंस की प्रकृति ही बदल जाती है। जी। और लेंस, और क्या होता है इसमें? लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक ना? लेंस की क्षमता और फोकस दूरी पर कोई प्रभाव कब नहीं पड़ता है? जब वो दोनों द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा, लेंस का अपवर्तनांक से ज्यादा हो जाएगा। से कम रहेगा। द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा रहेगा, लेंस का अपवर्तनांक कम रहेगा, तब ये होगा। और प्रकृति बदल जाती है, उत्तल अवतल की तरह, अवतल उत्तल की तरह काम करने लगता है। बताइए उत्तर, बताइए। तो वायु का बुलबुला जल के भीतर अवतल लेंस के समान कार्य करने लगता है। वायु का बुलबुला जल के भीतर कैसा काम करने लगता है? अवतल की ये भी पूछ देता है, वायु का बुलबुला कैसा काम करने लगता है जल के अंदर? अवतल लेंस की तरह। और इसकी प्रकृति उत्तल लेंस के समान। उत्तल लेंस के समान। प्रकृति उत्तल लेंस के समान। उत्तल लेंस के समान। उल्टा काम करता है तो इसमें उल्टा हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा सा आप बाइफरकेट कर दिए तो अच्छी बात है ना। बताइए, अब थोड़ा सा आँख के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मनुष्य का आँख कैसा रहता है? उत्तल अवतल? उत्तल होता है। उत्तल मनुष्य का आँख उत्तल होता है। ठीक लेंस ना? रहता है। उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है मनुष्य का, ये समझ लीजिए। बताइए, आँख का बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? आँख के बाहरी भाग को कॉर्निया। कॉर्निया। हाँ, आँख के बाहरी भाग को कॉर्निया, जो नेत्र दान में दिया जाता है। दान में नेत्र में ये कॉर्निया। तक आपका 72 मरने के बाद हाँ, आँख में बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए, आँख पर बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक में उल्टा होता है। क्या कि ये उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। जिस प्रकार, जिससे प्रकाश तंतु के द्वारा मस्तिष्क में भेजा जाता है और वहां पर इसे सीधा करके देखा जाता है, बनता है प्रतिबिंब उल्टा। लेकिन जब ये प्रकाशिक तंतु के द्वारा माथा में भेजा जाता है ना, तो माथा वहां सीधा कर देता है, उसके बाद सीधा देख लेता है। हाँ, रेटिना पर शंकु क्षर पाया जाता है। मतलब रेटिना पर क्या पता है? शंकु रॉड पाया जाता है, जिसमें शंकु रंग के लिए और क्षर लाइट के लिए। रंग के लिए कौन पाया? शंकु। के लिए छर लाइट क्षर जो है लाइट के लिए, शंकु रंग के लिए और क्षर लाइट के लिए। ठीक है। कौन जो होता है शंकु, उसी को कौन बोलते हैं? रंग रंग के लिए। और रॉड लाइट के लिए। लाइट के लिए। हमारे आंख में जाने, इसको कंफ्यूज भी करते हैं क्या? नहीं। नहीं ना,
ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं ना होता? रंग के लिए हाँ, नहीं तो एक रोड लगेगा तुरंत दिखने लगता है। रंग के लिए अच्छा लाइट हमारे आंख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है? प्रकाश की मात्रा जो इन करता है उसको आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है? कंट्रोल करता है। ये बताइए, अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में यह फैल जाता है। अधिक प्रकाश में क्या होता है? ये देखिएगा ऐसे हो जाएगा, सिकुड़ जाता है। और कम प्रकाश में अभी हम लोग है तो भी फैलाती क्या है, फैला हुआ है। और जब ये कहीं धूप में पूरा रोशनी में जाएंगे तो सिकुड़ जाएगा। अच्छा, हमारी आंख की न्यूनतम क्षमता क्या है देखने की? 25 सेंटीमीटर। ये बताइए, हमारे आंख में 4 प्रकार की दृष्टि दोष पाया जाता है, ठीक ना? सबसे पहले निकट दृष्टि दोष बताइए निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, वैसा ग्रसित लोग जो दूर की वस्तु को नहीं देख पाए, नहीं देख पाता है, लेकिन नजदीक के जिसमें दोष लगा है वही शुद्ध है आपका, ठीक ना? अच्छा निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दिख रहा है, ठीक रहा है। निकट दिख रहा है लेकिन दूर नहीं। जिसमें दोष लगा हुआ वही दिख रहा है, और दूर का मतलब कि नहीं दिख रहा है, मतलब निकट दृष्टि दोष है। नहीं उल्टा होता है। हाँ, उल्टा ही होता है इसमें। होता ही है। जिसमें दोष लगा हुआ वो दिख रहा है, ठीक ना? अच्छा, इसको दूर करने के लिए कौन मतलब लेंस? अवतल लेंस। और इसका कारण देखिए क्या क्या होता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। लेंस की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। बढ़ जाता है। जैसे कि हमको है वैसा हमको है। लेंस की वक्रता त्रिज्या मेरा बढ़ गया, फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई, और क्षमता बढ़ हो जाती है। रेटिना से पहले इमेज बन जाता एवं क्षमता क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक पहले इमेज होता है। हाँ। और निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति के अधिकतम बिंदु घट जाता है। अधिकतम बिंदु क्या होता है? दूर की बिंदु को घट जाता है। दूर की बिंदु को हम नहीं देख पाते हैं, अधिकतम बिंदु जो होता है वो घट जाता है, ठीक ना? तो इसमें इसका कारण देख लीजिए, कारण पूछता है इसका बार बार। निकट दृष्टि दोष में क्या क्या कारण होता है? लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगा, लेंस की क्षमता कम हो जाती है। हाँ, लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक ना? और निकट निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का अधिकतम बिंदु घट जाता है, ठीक ना? ये बताइए, निवारण इसका क्या होता है? अपना लेंस क्योंकि इस लेंस के द्वारा प्रकाश को अपवर्तन करने के बाद किसी एक बिंदु पर फैला दिया जाता है, अतः इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष में हम क्या देखिए? हाइपरमेट्रोपिया। मतलब दूर मतलब दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई दूर दृष्टि दोष, दूर की वस्तु को दिखाई देगा, निकट की वस्तु को दिखाई नहीं देगा, ठीक ना? क्या बोले हैं? कैसे होगा यार? दूर की दृष्टि के दोष में अभी सारी ना होगा। कौन सी? अवतल लेंस बारे में अपसारी अभी सारी ना होगा। हाँ, अब सारी अभी अब बताइए निकट दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देता। इसका कारण बताइए। उत्तल लेंस। कारण बताइए, कारण इससे क्यों होता है? क्यों होता है? लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाता है, फोकस दूरी अधिक हो जाता है, लेंस की क्षमता कम हो जाती है। फोकस दूरी भी अधिक हो जाता है, लेंस की क्षमता भी कम हो जाता है, और लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाता है। किसका? निकट दृष्टि। अच्छा, उसमें बढ़ जाता था, ठीक ना? निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। मतलब देखते हैं, ऐसे करके देखता है, ऐसे करके पड़ता है ना, उसको निकट दृष्टि दोष है, समझ लीजिए। अच्छा, तो बताइए निकट दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष। हाँ, दूर दृष्टि होगा। चलिए कौन? आज दूर दृष्टि दोष है, सॉरी, दूर दृष्टि दोष होगा। अरे बोलने में फिर हो जाता है। बताइए निवारण। उत्तल लेंस का प्रयोग कीजिए। हाँ, एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? दोनों प्रकार का दोष हो जाता है, उत्तल और अवतल। इसका कारण क्या होता है? हिलने लगता है, सिलेरी मांसपेशी कमजोर हो जाता है। देखिए, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, और ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दोनों ही स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसे दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, मतलब अबिंदुकता। अबिंदुकता इसमें क्या होता है? लेंस में कोई दिक्कत नहीं होता है, बल्कि कॉर्निया के ठीक से गोलाकार नहीं रहने का क्षैतिज रखा हुआ कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु ऊर्ध्वाधर रखा हुआ वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। मतलब इसमें कौन वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, कौन नहीं दिखाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा दिखाई नहीं देता। ऊर्ध्वाधर तिरछा रहेगा, पूरा नहीं दिखाई देगा। हाँ, तिरछा दिखाई नहीं देगा। क्षैतिज जो होगा वो दिखाई नहीं देगा, ऊर्ध्वाधर होगा वो दिखाई देगा। ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा। ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा बोलने में हो जाता है। ऊर्ध्वाधर दिखाई नहीं देता है, ठीक ना? सारा वाला चीज नहीं, वही लड़ जाता है। हाँ, और गोला क्षैतिज रेखा दिखाई देता है। क्षैतिज रेखा क्या होता है? क्षैतिज रेखा दिखाई देगा।
इसे दूर करने के लिए कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? बेलनाकार लेंस होता है। मतलब और ये क्या बोलते हैं सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल लेंस से यूनिवर्सल। अब थोड़ा सा प्रकाश यंत्र के बारे में जैसे देख लेते हैं, कैमरा देख लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी देख लेते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरबीन हो गया, ये प्रकाशिक यंत्र हुआ, इसके बारे में चलते हैं। प्रकाशित ऑप्टिक्स रे में चल गया। बताइए कैमरा, इसमें कैसा लेंस लगा रहता है? इसमें भी उत्तर लेंस लगा रहता है। इसमें प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक एवं अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। कैमरा के फोटोग्राफिक फिल्म पर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एवं जिलेटिन का लेप चढ़ा होता है। कैमरा पर किसका किसका लेप चढ़ा होता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर जेलेटिन का। इस फिल्म को जिस घोल में साफ करते हैं वह क्या होता है? मतलब कि उसको क्या बोलते हैं? किस? थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। हाँ, सोडियम थायोसल्फेट में इसको साफ करते हैं, ठीक ना? मतलब वो जो पहले जो निगेटिव को साफ करते थे ना, वही हुआ सोडियम थायोसल्फेट में साफ करते हैं। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी कितना प्रकार का होता है बताइए तो? 3 प्रकार। कौन को? सरल, संयुक्त, इलेक्ट्रॉन। डबल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन। हाँ, सरल सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया रॉबर्ट था? हुक के द्वारा। इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगाता है, जिसमें आवर्धन लेंस कहा जाता है। कम फोकस दूरी का एक लेंस लगा होता है। इसमें बने प्रतिबिंब का काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से कैसा होता है? उल्टा होता है। बड़ा होता है। बड़ा होगा ना। मतलब सीधा वस्तु से बड़ा होता है। किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में। सिंपल माइक्रोस्कोप में। और जीवित कोशिका खोज कौन किया था? जीवित कोशिका का खोज ये लुबेन लुबेन हुक मरने वाले खोज का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक तो मरा हुआ कोशिका खोज किया। रॉबर्ट हुक का लुबेन हुक हाँ। जीवित कोशिका खोज। ठीक। रॉबर्ट ब्राउन जो दिया था कोशिका सिद्धांत सिर्फ। ये बताइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, 1665 जॉनसन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जॉनसन के द्वारा। इसमें कम फोकस दूरी का 2 उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक ना? वह लेंस जो आंख के पास रहता है उसे नेत्रिका कहा जाता है। आईपीस। हाँ, और वह लेंस जो वस्तु के पास था उसे अभिदृश्य। आंख के पास होगा तो उसको क्या बोलेंगे? आईपीस बोलेगा। नेत्रिका। हाँ, आई पीस। और जो वस्तु के पास रहेगा अभिदृश्य। किसमें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, और एक होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसकी खोज कौन किया था? नोल एवं रस्का नामक विद्वान के द्वारा। नोल एवं रस्का। इलेक्ट्रॉन अति की खोज किसने किया था? नोल एवं रस्का। इसमें भी कितना लेंस लगा होता है? इधर उधर क्या देखते हैं। किंतु वस्तु को देखने के लिए प्रकाश पुंज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पुंज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वस्तु को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन पुंज के स्थान पर प्रकाश पुंज के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पुंज का दूरबीन। अब दूरबीन के बारे में देखते हैं। दूरबीन कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार। गलोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन और परावर्तक दूरबीन। गलोलीय दूरबीन की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया, जबकि खगोलीय दूरबीन की खोज केपलर के द्वारा। खगोलीय दूरबीन की खोज, हाँ, खगोलीय दूरबीन की खोज, खगोलीय दूरबीन की खोज गैलीलियो के द्वारा। खगोलीय दूरबीन की खोज केपलर के द्वारा। इसमें 2 लेंस लगा रहता है, एक अभिदृश्यक लेंस और दूसरा नेत्रिका लेंस, ठीक ना? अभिदृश्यक की शटर नेत्रिका लेंस की तुलना में अधिक होता है। शटर नेत्रिका लेंस की तुलना में अधिक होता है। अच्छा बताइए, परावर्तक दूरबीन में कौन दर्पण लगा रहता है? दर्पण। परावर्तक दर्पण। अवतल दर्पण लगा होता है। हाँ, परावर्तक दूरबीन में कौन दर्पण लगा था? अवतल दर्पण। अब विश्व का सबसे बड़ा परावर्तक दूरबीन कहाँ है? कैलिफोर्निया में। अब देखिए विद्युत धारा पड़ता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या? चार्ज क्या? चार्ज बताइए तो। किसी पदार्थ पे जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, विद्युत आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। जिसके कारण उसमें विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। किसके कारण? उसी को चार्ज कहा जाता चार्ज है। आवेश। हाँ, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेश का कूलम होता है। ऐसा ही मात्रक कूलम। सीजीएस मात्रक क्या होता है? इसको स्टेटस कूलम ही कहा जाता है। सीजीएस में भी स्टेटस। इसका एक और मात्रक होता है, उसको बताइए। ये इसका करंट का, सीजीएस चार्ज का, चार्ज का एम्पियर सेकंड नहीं होता है चार्ज एम्पियर सेकंड एम्पियर पर सेकंड। हाँ, एम्पियर सेकंड। विजुअल मात्रक है एम्पियर सेकंड। और ये आदेश राशि है। अच्छा सर, आवेश का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आवेश का सबसे पहले कौन? थेल्स के द्वारा। हाँ, थेल्स किया था। बताइए, ये बताइए, थेल्स के अनुसार थेल्स ने बोला था कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हो जाता है। कांच का छड़ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और धनावेशित हो जाता है। किसका? छड़ धनावेशित होता है, ठीक ना? हाँ, इसमें बैलून का थेल्स ने बताया। और जबकि रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। निगेटिव। उसमें कभी कभी पूछता है एग्जाम में
कि क्षार कैसा होता है? धनावेशित कि ऋणावेशित होता है? धनावेशित। और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। धनावेशित की स्थिति में वस्तु के द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है, जबकि ऋणावेशित की स्थिति में वस्तु के द्रव्यमान में कुछ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है, द्रव्यमान बढ़ेगा ही। दो विपरीत आवेश की खोज किसने किया था? दो विपरीत आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था, ठीक ना। और तड़ित चालक का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश के बीच आकर्षण। किसी वस्तु के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या n से। अच्छा, उस वस्तु में मतलब आवेश का क्या होता है? आवेश का फॉर्मूला Q बराबर n Q बराबर NE। Q बराबर तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होता है। हाँ, जैसे n हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या, E हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम, ठीक ना। कूलम का नियम बताइए। इस नियम के अनुसार अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरी से r दूरी पर होती है, जैसे कि Q1 और Q2 अगर r दूरी पर है, तो उनके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण बल उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे उसको पढ़े थे, एगो गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होंगे, आकर्षण का जो है रूल वही लगेगा, वही रूल है, बस इसमें Q1 Q2 F2 होता है, हाँ। यहाँ पे Q1 Q2 होगा। जैसे इसमें हो जाएगा कि F बराबर K Q1 × Q2 बटे R स्क्वायर। मतलब मतलब कि दो आवेश, अगर दो आवेश है तो दोनों आवेश का गुणनफल और कितना दूरी पर है बटा स्क्वायर कर देंगे, मतलब कितना दूरी पर है बटा R का स्क्वायर कर देंगे, और उसका कांस्टेंट K ले लेंगे। उसमें भी कांस्टेंट G लेते थे ना जी। तो ठीक है। K का मान निर्वात में कितना होता है? K जिसमें F बराबर होता है, जिससे कि F बराबर होता है जो कूलम जो बताया, कूलम का नियम जो बताया, F बराबर K × Q1 × QR बटे R स्क्वायर। इसमें K जो कांस्टेंट है, इसका मान क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई कॉन्स्टेंट बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। F बराबर क्या होता है बताइए? F बराबर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। कूलम फोर्स है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? आवेश के चारों, देखिए आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगाया जाता है। आवेश का क्या? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी दूसरे आवेश पर विद्युत बल लगाया जाता है। आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेशित है उस पर विद्युत बल लगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आवेशित क्षेत्र जितना भी है चारों ओर, उसके चारों ओर उस पर विद्युत बल लगाया जाएगा ना, उसी को विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। हाँ, यह कैसा राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। कैसा राशि है? कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है। सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश सदिश और जब एक सदिश। ये बताइए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में चलते, ठीक ना। यह किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे हुए Q आवेश पर F बल लगाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए। E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, यह कैसा राशि है? यह सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि और विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि, ठीक ना। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बताइए तो E बराबर F/Q। इसका ऐसा ही मात्रक बोलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। इसका बीमा होता है mL/T - 2C-1, ठीक ना। यह बताइए किसी खोखले चालक के अंदर का वह क्षेत्र शून्य होता है क्योंकि खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी सतह पर स्थित रहता है। मतलब किसी खोखले चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? शून्य होता है। किसी खोखले चालक के अंदर का विद्युत क्षेत्र शून्य होता है क्योंकि खोखले चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी सतह पर स्थित रहता है। अगर उस पर आवेश, खोखला अगर कोई गोला है उसका अगर उस पर आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश कहाँ रह जाएगा? बाहरी क्षेत्र में ही रह जाता है।
अंदर का जो है ना विद्युत क्षेत्र इसलिए शून्य होता है, उसका जो आवेश रहता है बाहर ही रह जाता है, अंदर का इसलिए शून्य रहता है। अच्छा ये बताइए विद्युत मतलब एक विभव के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना, पोटेंशियल के बारे में। इसको इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभव। बताइए इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव क्या, विभव को बताइए फॉर्मूला। अनंत से किसी बिंदु इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु को लाने में किया गया कार्य वही विभव कहलाता है। विभव। V बराबर W बाई Q होता है, ठीक ना, V बराबर विभव बराबर W बाई Q। W होता है कार्य, Q होता है आवेश, V होता है वोल्ट। ठीक। अच्छा ये विभव का ऐसा ही मात्रक बोलिए। वोल्ट होता है। जूल प्रति कूलम जिसको कि वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम जिसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। अच्छा ये बताइए इसका ये डायमेंशन क्या होता है? बीमा अच्छा आपको V बराबर W बाई Q याद है ना? बताइए यह एक, अच्छा ये कैसा विभव कैसा राशि है? अदिश राशि है। अदिश होगा ना? विभव एक अदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों सदिश राशि है, लेकिन विभव क्या है? अदिश राशि। आवेश भी अदिश राशि। ये बताइए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? मतलब अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जबकि उसकी चालकता शून्य होती है। प्रतिरोध कैसा होता है? अनंत होता है और चालकता। ठीक है, अब चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर के बारे में, ठीक ना। विभवांतर के बारे में चलते हैं। दो विभव के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर। विभवांतर कैसा है मात्रक? वोल्ट होता है। विभवांतर कैसा है मात्रक? वोल्ट होता है। विभवांतर कैसा राशि है? अदिश राशि है। हाँ, विभवांतर कैसा राशि है? अदिश राशि है, ठीक ना। यह एक आवेशित चालक के पास कोई अन्य चालक रख दिया जाता है तो यह उसका विभव घट जाता है। देखिए उसका मतलब किसी भी का विभव कब कैसे घट जाता है? जब आवेशित चालक के पास कोई अन्य चालक रख दिया जाता है। मतलब आवेशित चाल के पास, आवेशित चालक के पास अगर कोई अन्य चालक रख दिया जाता है तो उसका विभव घट जाता है। आवेशित जिसमें जो आवेशित, हाँ आवेशित मतलब आवेशहीन। नहीं आवेशित मतलब जिसमें आवेश है, जिसमें कि जिसमें आवेश इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, ठीक ना। जो त्याग इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसको क्या कहते हैं? उसको बताइए तो किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होता है उसका विभव कितना होगा? विभव किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होगा उतना उसका विभव उतना ही अधिक होता है। जितना अधिक आवेश होगा उतना ही उसका विभव अधिक होगा। चालक जितना अधिक होगा, चालक जितना अधिक होगा उसका आवेश, मतलब किसी चालक पर जितना अधिक आवेश होगा उतना अधिक विभव होगा। और आवेशित चालक के पास कोई अन्य चालक रख दिया जाता है तो उसका विभव घट जाता है, ठीक ना। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित किया जाता है तब उसके द्वारा प्राप्त गतिज ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, ठीक है। बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और कुछ ज्यादा नहीं है। अब विद्युत धारा के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को, चार्ज के प्रवाह को, चार्ज के प्रवाह क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बताए तो इकाई में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिणाम को ही विद्युत धारा कहते हैं, जिसे आई के द्वारा सूचित किया था। विद्युत धारा किसे सूचित किया था? आई के द्वारा। विद्युत धारा का मतलब विद्युत धारा का फॉर्मूला बताइए तो? कूलम बटा सेकंड। हाँ, आवेश बटा सेकंड। विद्युत धारा आवेश बटा, सही से बैठिए ना, सही से। आवेश बटा समय, ठीक ना। विद्युत धारा को आमीटर के द्वारा मापा जाता है, जिसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ाता है, ठीक ना। विद्युत धारा को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा कैसे जुड़ाता है? श्रेणी क्रम। वोल्टमीटर को इसको किससे तो ये भी पूछता है, इसे किससे जोड़ा? सुनिए ना, विद्युत धारा को आमीटर से जोड़ा जाता है कि एमीटर से? आमीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना। ये आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है एवं इसकी चालकता अनंत होती है। चालकता कैसी होती है? अनंत। ज्यादा प्रतिरोध, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है। और इसकी चालकता चालकता अधिक अनंत होती है। अब देखिए ओम का नियम। ओम का नियम तो आपको सबको पता ही होगा। तापमान
इसे इसके तहत कहा गया कि यदि किसी चालक पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक पदार्थों के सिरों पर लगाया जाने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा का समानुपाती है। V बराबर आई आर। अचर तापमान भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट का होगा। हाँ, V डायरेक्ट बराबर आई आई आर आर। होगा। तो ताप के बढ़ने पर अधातु का प्रतिरोध क्या होता है बताइए तो? ये ग्राफ पूछ देता हो है, जाता है। ऑप्शन में 4 को ग्राफ दे देगा, बोलेगा ये सिलेक्ट करो ऑप्शन लगा कौन ग्राफ है। हाँ, तो ग्राफ ध्यान में रख लीजिए। बताइए ताप बढ़ने पर अधातु का प्रतिरोध क्या होता है? चालक के पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर अधातु का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। कम हो जाता है। धातु का कम, धातु का बढ़ जाएगा। ताप अगर बढ़ रहा है तो धातु का प्रतिरोध कम हो जाएगा, धातु का बढ़ जाएगा। तापमान में वृद्धि होने पर चालक के प्रतिरोध में कुछ वृद्धि हो जाती है, ठीक ना। ओम का नियम जिस पदार्थ पर लागू होता है उसे ओमिक चालक या रेखीय चालक कहता है, जैसे सभी धातु, ठीक ना। ओम का नियम जिस धातु पर लागू नहीं होता है उसे अनहोमिक चालक या अरेखीय चालक कहता है, जैसे सभी अर्धचालक। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। विद्युत धारा 2 प्रकार का AC और DC होता है। एसी अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और अल्टरनेट करंट। इस प्रकार की विद्युत धारा अपनी दिशा लगातार बढ़ती रहती है। विद्युत धारा क्या होता है? अपनी दिशा में एक दिशा में लगातार बढ़ेगी, एक दिशा में विद्युत धारा लगातार बढ़ेगी। भारत में एसी का आवृत्ति कितना है? 50 हर्ट्ज। एसी को दूर तक आसानी से भेजा जा सकता है, इसे बैटरी में संचित नहीं किया जाता है। एसी को बैटरी में संचित किया जाता है। नहीं, इसके साथ ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर उच्च वोल्ट को क्या करता है? निम्न वोल्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब AC को DC में करता है ना। हाँ, मतलब उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट को, अच्छा, वोल्ट और से निम्न वोल्ट को उच्च वोल्ट में बदलने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की दक्षता को किसमें व्यक्त किया जाता है? किलो वोल्ट एम्पियर। किलो वोल्ट एम्पियर। आप डालते हैं डायरेक्ट करंट, डिश धारा। DC धारा। डिश धारा। इस प्रकार की विद्युत धारा एक ही दिशा में, देखिए वहाँ देखिए अल्टरनेट करंट जो है ना अलग अलग दिशा में बहता है। हम उस समय शायद गलत बोल दिए थे। अल्टरनेट करंट अलग अलग दिशा में, मतलब हाँ। और डायरेक्ट करंट क्या होता है? एक ही दिशा में बहता है। डायरेक्ट करंट एक ही दिशा में, हाँ। अच्छा, अल्टरनेट करंट का उपयोग बताइए तो? अपने मतलब घरों नहीं, में- डायरेक्ट करंट का अपने उपयोग। घरों में यूज करते हैं हम लोग। डायरेक्ट करंट का, बैटरी में डायरेक्ट करंट का देखिए उपयोग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में किसका प्रयोग होता है? डीसी का। डीसी का, जैसे कि हम सब लोग मोबाइल में चार्ज करते हैं वो डीसी से चार्ज होता है। वहाँ जो इतना बड़ा लगा हुआ है वो एसी डीसी बदलने का काम करता है। ये डीसी को दूर तक आसानी से नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसमें ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है, ठीक ना। धारा सभी होता है। इसमें बैटरी में संचित किया जाता है। जी। डीसी को क्या होता है? बैटरी में मोबाइल का जो चार्ज करते हैं तो किस पे चलता है? बैटरी पे। अच्छा, डीसी को एसी में बदलने का काम किसका होता है? इन्वर्टर का काम होता है। इन्वर्टर का काम होता है। डीसी को एसी में बदलने का काम इन्वर्टर का होता है। ये बताइए विद्युत चालकता आप चलते हैं, ठीक ना। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है उसे विद्युत चालकता कहता है। मतलब पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत चालक प्रवाह में क्या होता है? आसानी पहुंचाता है, विद्युत चालकता कहता है। विद्युत चालकता जी को सूचित किया था। जी बराबर 1/R, मतलब 1 विद्युत प्रतिरोध। जी बराबर मतलब विद्युत चालकता बराबर सूत्र क्या होता है? जी बराबर 1/R होता है। 1 विद्युत प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत चालकता का मात्रक मोह या सीमेन 1/1 ओम, 1 ओम, ठीक ना। 1 इनवर्स ओम इनवर्स होगा। अब चलते हैं ये विद्युत चालक विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध को व्युत्क्रम होता है। ये क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कौन होता है? इन्वर्सली होता है। विद्युत चालकता। जी। तो विद्युत चालकता 1 विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता ओम मीटर। जिसे इसे सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है। विशिष्ट चालकता को सिग्मा के द्वारा। सिग्मा के द्वारा। इसका भी मात्रक मोह होता है, ठीक ना। मोह प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है मोह प्रति मीटर। और विद्युत चालकता का मात्रक मोह, या सीमेंट। हाँ, मोह या सीमेन। इसका मात्रक होता है सीमेन प्रति मीटर और मोह प्रति मीटर। किसका? विद्युत चालकता का, विशिष्ट चालकता का। अब देखिए कुचालक पदार्थ, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट जैसे कि धातु हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या हो? धातु हुआ। शुद्ध अशुद्ध जल में विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। सुचालक होता है। शुद्ध अशुद्ध जल, शुद्ध अशुद्ध जल को कुचालक होता है। इसमें अगर नमक मिला दिया जाएगा तब वो सुचालक हो कर जाएगा। लेगा। अच्छा, चालक पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो। जैसे शीशा को छोड़कर सभी धातु क्या है? मानव शरीर, अम्ल, भस्म, लवण सभी घुलनशील। सब में धारा प्रवाहित होगा, ग्रेफाइट चालकता कम वगैरह। करेगा। हाँ, ग्रेफाइट। विद्युत धारा का सबसे उत्तम चालक
ग्रेफाइट चांदी, चांदी सही बोल रहे हैं, चांदी चांदी। शीशा को छोड़कर जो होता है सभी धातु, मानव शरीर, अम्ल, भस्म, लवण, सभी घुलनशील जल, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है। चार बंदे बता लेकिन शीशा नहीं है चालक पदार्थ, ठीक ना? शीशा धातु होते हुए भी चालन करने वाला है, मैंने चालक नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन ग्रेफाइट धातु होते हुए भी चालक का काम करता है। बताइए ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है? बढ़ेगा। रहेगा। क्या हुआ आपको? आप ऐसे करके बैठ गए? देख रहे नहीं बोलिए। बताइए विद्युत धारा का सबसे उत्तम चालक क्या है? एजी चांदी, एजी। चांदी है। अब बताइए ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कैसा होता है? चाहे बढ़ता है। बढ़ेगा। बढ़ेगा। जबकि उसकी, अच्छा, ताप बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध धातु का प्रतिरोध गिरेगा, घट जाएगा। घटता। आपका रोज फोन आता है। अच्छा बताइए अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, वैसा पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध चालक एवं कुचालक के बीच होता है, सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक ना? जी। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक पदार्थ की चालकता में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि अगर ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की चालकता बढ़ेगा। बढ़ेगा, ठीक ना? अर्धचालक पदार्थ कुचालक पदार्थ के समान कार्य करता है। अर्धचालक पदार्थ चालक पदार्थ परम शून्य ताप पर, लेकिन इस पर याद रखिए, परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ जो है ना कुचालक पदार्थ के समान कार्य करने लगता है। परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री से या 0 केल्विन। ये ऑप्शन पूछ दिया जाता है, ठीक है? तो परम शून्य तापमान इनमें से कौन है? हाँ, या तो पूछता है। -263 डिग्री रहेगा या तो 0 डिग्री, दोनों में से जो रहेगा वो बाहर। नहीं, 0 केल्विन रहेगा, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं। जी 0 केल्विन, 0 केल्विन और 273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 मैंने चलिए बताइए अति चालक, वैसा को बताइए अति चालक, बहुत तेज है तू। जब कोई चालक पदार्थ परम शून्य तापमान पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है जिसके कारण उसकी चालकता अनंत हो जाती है, तो ऐसे पदार्थ को अति चालक पदार्थ कहते हैं। बताइए अति चालक पदार्थ क्या होता है? मतलब जब कोई चालक पदार्थ परम शून्य ताप पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जब किसी चालक पदार्थ का परम शून्य ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, अति चालकता का जिसके कारण उसकी चालकता अनंत हो जाती है और वह अति चालक है। चालकता ही अनंत हो जाएगा तो उसे क्या बोला? अति चालक अनंत का। अब बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चालक पदार्थ के परमाणु या अन्य कारकों के द्वारा जो रुकावट पैदा किया जाता है उसे विद्युत प्रतिरोध, मतलब विद्युत का प्रवाह होने में जो रुकावट पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे? विद्युत प्रतिरोध। इसको मात्रक क्या होता है इसका? ओम होता है। ओम। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, ये कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसको बोलिए सब। तापमान, तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा तो बढ़ेगा। पदार्थ की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका कोई इफेक्ट नहीं। अलग अलग धातु के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक ना? अलग अलग धातु का धातु का, और लंबाई अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध में वृद्धि। चालक पदार्थ की लंबाई में वृद्धि होने प्रतिरोध में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चालक पदार्थ का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अगर होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? जैसे कि R बराबर रो L बाय A होता है ना, रो L, मतलब देखिए R का L क्या है? डायरेक्टली है, मतलब L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। A हुआ क्षेत्रफल, A बढ़ेगा तो R घटेगा, A घटेगा तो R बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगा तो ठीक, इसका सूत्र याद रखिए, R बराबर रो इंटू L बाय, ठीक ना? समझ गए? हाँ सही है। रो इंटू एल बाय, रो इंटू L बाय, ठीक। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं? रो चालक का प्रतिरोधकता है। रो जो है ना, रो क्या है? चालक की प्रतिरोधकता है। इसे ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। रो को क्या होगा? इससे पहले बताया ना, ये देखिए रो विद्युत, ये विशिष्ट चालकता। रो व्युत्पन्नपाती है ना L बाई A। रो आर भी व्युत्पन्नपाती है ना। रो तो आपको यहाँ पे, यहाँ इसको देखो, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L बाय A, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना। इन्वर्सली को हटाएगा R, तो कांस्टेंट R जो है ना, R बराबर रो L बाय A होता है, ठीक ना? रो इंटू L बाय A बोलिए, वही सेम बात है। बताइए प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना? अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध x गुना हो जाएगा। अगर किसी चालक तार की लंबाई को x गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? नहीं, x गुना हो जाएगा, ठीक ना? आप ठीक से बोलिए, ठीक ना? आप आज ध्यान नहीं दे रहे हैं सही से, जो बात है नहीं है तो आप सीधा आप सुनिए और आगे आइए, आगे आइए, आप सीधा आगे आइए। अगर चालक तार की लंबाई x गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध x गुना हो जाएगा। अगर खींच के करेगा तो x स्क्वायर गुना, खींच के करेगा तो x स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक ना? अच्छा ये बताइए
विद्युत प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में कैसे होता है, R बराबर R1 R2 R3, और समांतर क्रम में कैसे होता है, 1/R 1/R 2 1/R3। ठीक है। तो देखिए विभव या विभवांतर को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। समांतर क्रम विद्युत बोर्ड से घरों में लगे विभिन्न उपकरण समांतर क्रम में लगे होते हैं, हाँ। ठीक ना। अब बताइए विद्युत फ्यूज, ठीक ना, इसका उपयोग परिपथ में लगे विभिन्न विद्युत उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ठीक ना। हाँ, ये बात सही है। यह समांतर टीन एवं शीशा का बना होता है, ये भी बात सही है। किंतु बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र में लगे फ्यूज में टीन एवं शीशा के अतिरिक्त कुछ मात्रा में तांबा को भी मिला दिया जाता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत कुछ होता है, हाई होता है। प्रतिरोध बहुत हाई होता है गलनांक इसकी, बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ठीक ना। इसलिए जल्दी गल जाता है हाँ, इसलिए कुछ बदल जाता है। इसको घर में किस श्रेणी क्रम से तीसरी समांतर क्रम पैरेलल पैरेलल समांतर। बता ही दिए। सर बताए ना, जी सर पे ध्यान दीजिए। ऑन द क्या हुआ? फोकस ओनली फॉर। ठीक है। बताइए अब तो इलेक्ट्रिक पावर, ये सिगरेट फाउंडर चालक में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को विद्युत सार्थकता कहा जाता है। हाँ, यही है, मतलब ये पूछता है क्वेश्चन। P बराबर P बराबर हो गया VI। I स्क्वायर R P L बराबर V स्क्वायर बाय R। तो P बराबर V स्क्वायर बाय R, P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बराबर V स्क्वायर बाय R, ठीक ना। फिर P बराबर VI VI P बराबर I स्क्वायर, एक P बराबर V। P बराबर I स्क्वायर R, एक P बराबर V स्क्वायर बटे R, ठीक ना। यदि दर उस विद्युत चालक के कार्य के बराबर होता है, यह दर क्या होता है, विद्युत चालक कार्य के बराबर होता है। विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होता है, विद्युत सामर्थ्य यही तो व्यय ऊर्जा व्यय ऊर्जा बटा बटा समय। व्यय ऊर्जा बटा समय। समय। मतलब शक्ति है ना। हाँ। आती जो एफिशिएंसी। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक ना। विद्युत धारिता, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को इकाई से बढ़ाने के लिए आवेश की मात्रा होता है, ठीक ना। विद्युत चालकता विद्युत धारिता बोलिए, ठीक ना। विद्युत धारिता क्या होता है, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को इकाई से बढ़ाने के लिए आवेश की मात्रा होती है। चालक की विद्युत धारिता का सूत्र बताइए, C बराबर Q बाय V। C बराबर C बराबर Q बाय। विद्युत धारिता कैसा राशि है, अदिश या सदिश, आदिश आदिश राशि है। आदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है, कूलम पर वोल्ट होता है। कूलम पर वोल्ट फैराडे है। इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, माइक्रो फेराडे, माइक्रो फेराडे होता है। विद्युत संधारित्र, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेश को उपयुक्त मात्रा को संग्रहित किया जाता है। यह AC और DC दोनों प्रकार कार्य करती है। कौन, विद्युत संधारित्र AC और DC दोनों में काम करता है। दोनों में काम करती है। यह AC को जहाँ प्रवाहित करती है वहाँ DC को रोकती है। अच्छा, विद्युत संधारित्र का संयोजन कितने प्रकार से होता है, श्रेणी और समांतर क्रम। जैसे कि श्रेणी क्रम में 1/C बराबर 1/C1 1 + C2 1 + C2 श्रेणी क्रम में होता है C1 C2, और समांतर क्रम में नहीं श्रेणी क्रम में 1/C1 + 1। वही तो बोल रहे हैं, 1/C1 बटे 1/C1 बराबर 1/C1 C2 C3 बटे में आएगा C1 C2 से, और समांतर क्रम में 1R बराबर R1 + R2 R, C1 C2 हाँ वही C1 C2 C3 Cn तक, ठीक ना। ये हो गया समांतर क्रम में। विद्युत धारा का प्रभाव देखिए, ठीक ना। विद्युत धारा का 3 प्रकार का प्रभाव होता है, उसमें प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। उसमें प्रभाव में बताइए, जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को चालक पदार्थ के परमाणु में स्थानांतरित कर देता है, जिसके कारण चालक पदार्थ के तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को चालक पदार्थ के परमाणुओं में स्थानांतरित कर जाता है। जब मतलब चालक पदार्थ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अपनी ऊर्जा परमाणु में स्थानांतरित कर देता है, उसमें प्रभाव में। इसका खोज किसने किया था, इसकी खोज जूल नामक विद्वान ने किया था। कौन किया था, इसका सूत्र बताइए तो, H बराबर I स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, H बराबर हाँ, और S बराबर V स्क्वायर बटे T बटे V, H बराबर V स्क्वायर IT बटे V, वही V बराबर IR से जो है ना पुट करके बना लीजिएगा, बस हो गया उसमें प्रभाव में। हाँ ठीक है ना। अब इसमें तो सब जो यह प्रभाव विद्युत बल्ब, यह प्रभाव किसी किस में देखा जाता है, हाँ विद्युत बल्ब, हीटर, गीजर,
विद्युत आयरन में, यही सब में देखा जाता है, दिखाया जाता है जिसमें उष्मा का कुछ होता है। उसमें प्रभाव दिखाया जाता है। अच्छा ये बताइए, विद्युत हीटर एवं आयन का कुंडली नाइक्रोम का बना होता है, किसका बना होता है? हीटर में इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के कांच में रखा है हीटर को, प्लास्टर ऑफ क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक होता है। अच्छा ये बताइए, आयरन में नाइक्रोम को अब्रक के दो प्लेट के बीच में रखा जाता है। अब्रक उष्मा का सुचालक है कि कुचालक? उष्मा का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है। अब्रक क्या है? विद्युत का कुचालक अब्रक। आयरन को रखा जाता है। बल्ब एवं ट्यूब लाइट में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का टंगस्टन का बना होता है। बल्ब एवं ट्यूब लाइट में टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होता है और इसका गलनांक 300 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक भी अधिक होता है। 3500 डिग्री। अच्छा ये बताइए, विद्युत बल्ब जो होता है, ये विद्युत बल्ब जो है फिलामेंट ये एक्चुअली नाइक्रोम का गलनांक कुछ 800 से 1000। 800 से 1000 होता है नाइट्रॉन का गलनांक। अच्छा विद्युत बल्ब का कांच का बना होता है, ठीक ना? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना? इसमें पहले निर्वात में रखा जाता है, किंतु अब आर्गन या नाइट्रोजन गैस में भरा जाता है, ठीक ना? अब इसमें जो विद्युत बल्ब में क्या भरा जाता है? आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। विद्युत बल्ब में प्राथमिक रूप से विकिरण, मध्य रूप से संवहन एवं आंतरिक रूप से चलन विधि से उष्मा का संचरण होता है। हाँ, तीनों होता है। विकिरण भी होता है, संवहन भी होता है, संचरण भी होता है। अच्छा ये बताइए, ट्यूब लाइट में दोनों छोरों पर टंगस्टन के बने फिलामेंट के ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। बेरियम ऑक्साइड। ट्यूब लाइट के दोनों छोरों पर टंगस्टन के बने फिलामेंट के ऊपर किसका लेप चढ़ा होता है? बेरियम ऑक्साइड का लेप चढ़ा हो रहता है। इसमें मरकरी को भर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में आर्गन गैस भी भरा हो जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ट्यूब में भरा हुआ गैस आयन में टूटकर एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित होने लगता है। जिसे गीजर, टोस्टर, माइक्रोवेव, ऑर्गन, गर्म करने वाला धातु तल पर लगा हुआ रहता है, ठीक ना? अच्छा ये बताइए, रसायन प्रभाव के बारे में आप लोग ठंडा का है, बोलिए ना सर, बोल रहे हैं। रसायन प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना? हाँ, जब किसी रसायन घोल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह घोल ऋणायन एवं धनायन में टूट जाता है। किसमें कैसे टूट जाता है? ऋणायन और धनायन में टूट जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जब किसी रसायन घोल में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो वह ऋणायन और धनायन में टूट जाता है तथा यह दोनों अपने विपरीत ध्रुव में जमा होने लगता है। विपरीत ध्रुव में क्या होता है? अर्थात ऋणायन एनोड ध्रुव पर और धनायन कैथोड ध्रुव पर जमा होता है। इस घटना को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहता है। इसका खोज किसने किया था बताइए? फैराडे ने। विद्युत अपघटन की क्रिया जिस बर्तन में कराया जाता है उसे वोल्टामीटर कहा जाता है। मतलब जिस बर्तन में विद्युत अपघटन क्रिया कराया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर कहा जाता है। रासायनिक प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन, विद्युत मुद्रण और धातु का शुद्धिकरण इत्यादि में किया जाता है, ठीक ना? जिस धातु पर पेंटिंग करना होता है उस धातु का कैथोड ध्रुव बनाया जाता है। जिस धातु पर पेंटिंग करना होता है उस धातु का कैथोड ध्रुव बनाया जाता है और जिस धातु का पेंट करना होता है उसका एनोड ध्रुव बनाया जाता है। चांदी, जैसे कि चांदी के आभूषण पर सोना का लेप चढ़ाना, इसमें चांदी के आभूषण को कैथोड के रूप में और सोना का आभूषण को एनोड के रूप में। देखिए अब प्रमुख सेल के बारे में। चांदी के आभूषण पर सोना का लेप चढ़ाना और चांदी के आभूषण को कैथोड के रूप में और सोना के आभूषण को एनोड के रूप में बनाया जाता है। अब ये बताइए, अब कुछ सेल के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक ना? यह रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? सेल, ठीक है। अच्छा, प्राथमिक सेल यह सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका उपयोग केवल एक ही बार किया था। प्राथमिक सेल का केवल जैसे कि हो गया वोल्टियस सेल, लेक्लाउंसी सेल, सुक सेल, डेनियल सेल, ये सब क्या है? एक बार यूज करो और इसका नाम याद रखिए, पूछेगा ऑप्शन में कौन प्राथमिक सेल है इसमें से? वोल्टियस सेल, डेनियल सेल, लेक्लाउंसी सेल, सुक सेल। अब देखिए द्वितीयक सेल। हाँ, द्वितीयक सेल यह सेल विद्युत ऊर्जा को सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। द्वितीयक सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और प्रमुख और यह सेल क्या करता था? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। और द्वितीयक सेल विद्युत ऊर्जा को सर्वप्रथम रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, पुनः रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब दोनों काम करता हुआ पहले क्या करता है? पहले करता है कि मतलब रासायनिक ऊर्जा को
सॉरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में द्वितीयक सेल का काम है। ये किसका काम है? द्वितीयक सेल का काम है। प्रथम सेल का क्या काम है? प्रथम सेल का काम यही प्रमुख सेल सभी मतलब सेल का काम है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और सेल का काम है मतलब प्राथमिक सेल का काम है सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है प्राथमिक सेल, लेकिन द्वितीयक सेल क्या करता है? पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जैसे द्वितीयक सेल का उदाहरण बताइए। द्वितीयक सेल का उदाहरण शीशा संचालक सेल, एडी सेल, बोल्ट सेल में जस्ता का कैथोड एवं तांबा का एनोड पोल का प्रयोग होता है। बोल्ट सेल में किसका किसका प्रयोग होता है? तांबा का जस्ता का कैथोड एवं तांबा का, एनोड, बोल्ट सेल में होलसेल में जस्ता जस्ता का कैथोड और तांबा का एनोड गोल बनाया जाता है। जस्ता का कैथोड और तांबा का, और इस दोनों का तनु किस में रखा जाता है? H2SO4 में रखा है, H2SO4 में रखा जाता है। ठीक ना, इसका अम्लज क्या है? वोल्ट सेल में जस्ता का कैथोड एवं तांबा का क्या होता है? एनोड, और इसको किस में रखा जाता है डुबा के? H2SO4 में। इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है? 1.08। ये भी पूछ देता है, 1.08 वोल्ट होता है। किसका? द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट किसका होता है? द्वितीय विद्युत। अब होता है लेक्लांसे सेल, इसमें जस्ता का कैथोड एवं कार्बन के क्षार का एनोड बनाया जाता है। इस सबको याद रखिए। जस्ता लेक्लांसे सेल में क्या होता है? जस्ता का कैथोड और कार्बन के क्षार का एनोड, लेकिन द्वितीयक सेल में क्या था? जस्ता का कैथोड तांबा का एनोड था। ठीक ना, द्वितीयक सेल में क्या था? जस्ता का कैथोड तांबा का एनोड, और लेक्लांसे सेल में जस्ता का कैथोड और कार्बन का एनोड, और इसे अमोनियम क्लोराइड के घोल में रखा जाता है। लेक्लांसे सेल को किस घोल में रखा जाता है? और द्वितीयक सेल को किस में रखा जाता है? H2SO4 में। सूक्ष्म सेल के बारे में ये बहुत यूज होता है। यह भी प्राथमिक सेल का उदाहरण है। सूक्ष्म सेल क्या है? प्राथमिक सेल का उदाहरण, जिसका उपयोग रेडियो में किया जाता है, जस्ता टॉर्च में किया जाता है। इसमें जस्ता का कैथोड एवं कार्बन के क्षार का एनोड, एनोड होता है। जस्ता का कैथोड कार्बन का क्षार का एनोड किस में? सूक्ष्म सेल में सूक्ष्म सेल में किसका होता है? कार्बन का कैथोड, कार्बन का क्षार का एनोड, जस्ता जस्ता का कैथोड कार्बन का एनोड। लेक्लांसे सेल हाँ। और सूक्ष्म सेल दोनों में मतलब कि क्षार जो रहता है ना, सेमी कंपोजिशन का रहता है। ठीक है, इसमें किसको किस में डुबा के रखा जाता है? सूक्ष्म सेल को सूक्ष्म सेल को रखा जाता है, इसको सूक्ष्म सेल को अमोनियम क्लोराइड एवं सूक्ष्म सेल को तो नहीं, लकेज सेल को। अमोनियम क्लोराइड को लेक्लांसे सेल में रखा जाता है। ठीक ना, और इसमें जो होता है, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये होता है सूक्ष्म सेल में। ठीक ना, इसके बीच में कार्बन का क्षार रखा जाता है जो एनोड का काम करता है। इसके सूक्ष्म सेल में बीच में क्या रखा जाता है? कार्बन का क्षार रहता है। और इसका विद्युत वाहक बल बताइए। 1.5 वोल्ट। बैटरिया में जो होता है वही। हाँ, वही बैटरी में। अच्छा, सूक्ष्म सेल का विद्युत वाहक बल बताइए। 1.1 और 1.08 किसका था? द्वितीय सेल का। और सूक्ष्म सेल का 1.5 वोल्ट। शीशा संचायक सेल के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक ना, यह द्वितीयक सेल है। इसे शीशा का कैथोड एवं लेड ऑक्साइड का एनोड बनाया जाता है तथा दोनों को तनु H2SO4 के घोल में रखा जाता है। शीशा संचायक सेल में क्या होता है? यह द्वितीय सेल है। शीशा संचायक कैसा है? द्वितीयक सेल है। इसमें शीशा का कैथोड एवं लेड ऑक्साइड का एनोड, शीशा का कैथोड, लेड ऑक्साइड का एनोड, और दोनों को H2SO4 के घोल में रखा जाता है। H2SO4 को रसायन का सम्राट, कशिश का तेल, आयल भेटो। अच्छा बताइए, शीशा संचायक सेल का विद्युत वाहक बल? विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट। और सूक्ष्म का कितना होता है? 1.05। 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट। और द्वितीय सेल का 1.08। इसको याद रख लीजिए। ठीक ना, और शीशा सेल का 2 वोल्ट। चुंबक के प्रभाव, ठीक ना, चुंबकीय प्रभाव, हाँ। मैग्नेटिक इफेक्ट। इसको सर्वप्रथम इसे सर्वप्रथम किसने दिया था? स्टेट ने दिया था। HC ओरेस्टेड नामक विद्वान के द्वारा सिद्ध किया गया था। ठीक ना, इन्होंने जब किसी तार, इन्होंने क्या किया, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार के चारों ओर चुंबक के प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब चार के तारों में चुंबक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया था? टेलीफोन, विद्युत, घंटी, पंखा, मोटर, पेसमेकर, वॉशिंग मशीन। ठीक ना,
विद्युत मोटर ऊर्जा को किसमें बोलता है? मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक मोटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा परिपथ में उपस्थित न्यूनतम धारा को आसानी से मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर में न्यूनतम धारा को मापा जाता है, ये पूछता भी कभी कभी। गैल्वेनोमीटर से किसको मापा जाता है? धारा को, लेकिन ऑप्शन में दे देगा न्यूनतम भी धारा, ठीक ना। न्यूनतम धारा को गैल्वेनोमीटर से न्यूनतम धारा को। गैल्वेनोमीटर में उच्च प्रतिरोध का शंट को श्रेणी क्रम में, ये बहुत अच्छा है। गैल्वेनोमीटर को क्या करता है? उच्च प्रतिरोध के शंट को श्रेणी क्रम में जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है? उच्च श्रेणी के वोल्टमीटर, उच्च प्रतिरोध के शंट को श्रेणी क्रम में जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया जाता है। बताइए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाया जाता है? उच्च श्रेणी के वोल्ट को उच्च प्रतिरोध के शंट को, उच्च प्रतिरोध के साथ शंट होता है एक सुरक्षा युक्ति, उच्च प्रतिरोध के शंट को श्रेणी क्रम में जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाया जाता है तथा निम्न प्रतिरोध के शंट को समांतर क्रम में जोड़कर आमीटर बनाया जाता है। उच्च प्रतिरोध के शंट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बनेगा। अगर निम्न प्रतिरोध, निम्न शंट को जोड़ेंगे, निम्न प्रतिरोध शंट को आमीटर बनेगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत होता है और इसकी चालकता शून्य होता है। इसकी चालकता शून्य होता है और आदर्श वोल्ट आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध आपका अनंत होता है, हाँ, चालकता शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? शून्य होता है। शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध अनंत हो, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक ना। चालकता शून्य होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और उसकी चालकता शून्य होता वही है। तो बोल रहे हैं, आदर्श आमीटर ठीक ना। हम पहले जो बोल रहे हैं, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध प्रतिरोध अनंत होता है, हाँ, चालकता शून्य होता है। और आदर्श आमीटर का प्रतिरोध प्रतिरोध शून्य होता है, चालकता अनंत होता है। चालकता अनंत होता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर विद्युत धारा खत्म हो गया। अब जो मैग्नेटिज्म चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। मैग्नेटिज्म चर्चा करते हैं। बताइए, चुंबक वह पदार्थ जो समान ध्रुव के बीच, क्या हो, वह पदार्थ जो समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण एवं विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण उत्पन्न करता है, ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? चुंबक। समान ध्रुव के बीच, समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव के बीच आकर्षण। किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप में लटकाने पर उसकी क्या स्थिति रहेगा? अगर किसी चुंबक को स्वतंत्र, दक्षिण दिशा में, उत्तर और दक्षिण दिशाओं को संकेत करेगा। दो चुंबक में समान ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण। किसी चुंबक में सर्वाधिक आकर्षण में प्रतिकर्षण का गुण दोनों ध्रुव के पास होता है, ठीक ना। दोनों ध्रुव के पास, मान लीजिए इस ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, मान लीजिए अगर दो ध्रुव है ना, तो दोनों ध्रुव के पास आकर्षण का गुण होता है। यही बात है। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, किंतु उसे टुकड़े में बांट देने से चुंबकत्व का गुण, अगर उसे टुकड़े टुकड़े में कर देंगे चुंबकत्व का गुण कम, लेकिन गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो सकता है। बताइए, प्रत्येक चुंबक में असंख्य परमाणु का समूह पाया जाता है, जिसे क्या बोलता है? एक डोमेन बराबर क्या होता है? असंख्य परमाणु। 10 पावर 18 से 10 पावर 21 10 पावर 18 से 10 पावर 21 एटम। चुंबक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, यह प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जिसे आकर्षण का गुण कम होता है। यह सामान्यतः मैग्नेटाइट का बना होता है। प्राकृतिक चुंबक किससे बना होता है? मैग्नेटाइट का बना होता प्राकृतिक चुंबक है, मैग्नेटाइट का बना होता मैग्नेटाइट का। और होता है, एक होता है कृत्रिम चुंबक, मतलब कि प्राकृतिक चुंबक हो गया, एक होता है कृत्रिम चुंबक, ठीक ना। इसका निर्माण लोहा, स्टील इत्यादि के निर्माण से किया जाता है। इसमें आकर्षण गुण अधिक होता है, ठीक ना। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का? दो प्रकार का। और एक होता है अस्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी चुंबक, वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व का गुण तुरंत आ जाता है एवं तुरंत समाप्ति हो जाता है, उसको क्या? अस्थायी चुंबक। जैसे जल्दी आ जाएगा, जल्दी नरम लोहा का बना हुआ, इसका उपयोग विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, डायनेमो, ये सब क्या हुआ? वो अस्थायी चुंबक। और एक होता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक वैसा चुंबक जिसके चुंबक का गुण आसानी से तो नहीं आता, लेकिन आ जाता है तो समाप्ति नहीं होता, ठीक ना। अस्थायी चुंबक प्राय कार्बन, इस्पात, क्रोमियम, इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है अस्थायी चुंबक? कार्बन इस्पात, क्रोमियम इस्पात, कार्बन इस्पात, क्रोमियम इस्पात का बना होता है। सर्वाधिक चुंबक का गुण एल निको में होता है। इसका निर्माण एल्युमिनियम, लोहा, निकेल, कोबाल्ट का। सर्वाधिक गुण किसमें होता है? ये इसमें क्या क्या होता है? एल्युमिनियम होता है, निकेल होता है, लोहा, एल्युमिनियम, लोहा, निकेल। और ये अस्थायी चुंबक में होता है। और सर्वाधिक चुंबक किसमें बोले तो गुण? एल निको। एल निको किससे बना होता है? एल्युमिनियम, निकेल, लोहा। एल्युमिनियम, निकेल, लोहा। अस्थायी चुंबक का प्रयोग लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, विद्युत घंटी, आमीटर, वोल्टमीटर इत्यादि में किया जाता है।
चुंबक के पदार्थ कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। चुंबक पदार्थ जो अनुचुंबक, प्रतिचुंबक और लोह चुंबक, इससे क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अनुचुंबक वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है और पदार्थ को चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की दिशा में आंशिक रूप से चुंबक, मतलब अनुचुंबक क्या होगा, मतलब कि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन इसमें थोड़ा सा कम रहता है, ठीक ना, और इसके चुंबक क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो चुंबकित, मतलब चुंबक का गुण उसमें आ जाता है, ठीक ना। और अनुचुंबक और प्रतिचुंबक वैसा चुंबक जिसमें पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़ा में रहता है। प्रतिचुंबक में क्या होता है? हमेशा जोड़ा में रहता है। प्रतिचुंबक हमेशा हमेशा जोड़ा में रहता हमेशा जोड़ा में रहता है इलेक्ट्रॉन, साथ ही किसी चुंबक क्षेत्र में रखे जाने बिंदु चुंबक के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, उसे प्रति, मतलब कि इसमें जो प्रतिचुंबक में इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है? एक जोड़ा में रहता है। हाँ, प्रतिचुंबकीय में और साथ में क्या होता है कि किसी चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में वह चुंबक के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। चुंबक के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, प्रतिकर्षण होता है। विपरीत दिशा में चुंबकित होता है, जी। उसे प्रतिचुंबक पदार्थ कहता है। एक होता है लोह चुंबक, वह पदार्थ जो किसी चुंबक के क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होता है, उसे लोह चुंबक पदार्थ कहते हैं। चपक जाए। जी, प्रबल रूप से मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स। हाँ, लोह चुंबक। लोह चुंबक के क्या होता है बताइए? लोह चुंबक जो वह पदार्थ जिसका चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह अपने आप को चुंबक के दिशा में चल जाता है। मान लीजिए लोहा हुआ ना, लोहा अगर चुंबक है तो लोहा चल जाएगा चुंबक के पास। ये क्या हुआ? ये लोह लोह चुंबक के पदार्थ, मतलब लोह चुंबक के पदार्थ। जी। तो बताइए अब इसका जो है ना कुछ जैसे कि प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लोह चुंबक, इसको हम याद करते हैं, ये पूछता है, ठीक है। जी। प्रतिचुंबक में प्रतिचुंबक के पदार्थ का नाम बताइए, जैसे कि बिस्मथ, तांबा, हीरा, सोना, सीसा, पारा, नाइट्रोजन, चांदी, सिलिकॉन। एक बार प्रतिचुंबक बताइए। बिस्मथ, उसके बाद सोना, चांदी, हाँ, पारा, सिलिकॉन। इसको याद रखिए, बिस्मथ, तांबा, सोना, चांदी, सीसा, पारा, नाइट्रोजन, चांदी, सिलिकॉन। ये क्या है? मतलब ये सटने वाला नहीं है। ये क्या है? प्रतिचुंबक। अगर उसमें ले जाएंगे ना तो उसके विपरीत दिशा में आंशिक रूप से इसमें थोड़ा हो जाएगा। तो प्रतिचुंबक में कौन कौन होता है? बिस्मथ हो गया, सोना हो गया, उसका नाइट्रोजन हो गया, सोना, चांदी, पारा, नाइट्रोजन, बिस्मथ, सिलिकॉन, ये सब क्या हुआ? ये सब हो गया प्रतिचुंबक। एक होता है अनुचुंबक। अनुचुंबकीय में हो गया एल्युमिनियम, कैल्शियम, फास्फोरस। हाँ, जितने भी मतलब एलिमेंट है वो हो गया। एल्युमिनियम, कैल्शियम, फास्फोरस हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, प्लेटिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया। ये सब क्या हुआ? अनुचुंबक। और लोह चुंबक में कोबाल्ट, लोहा, निकेल, एसटीपी एक पर गैस होता है, हाँ, 22.4 लीटर एसटीपी पर कांस्टेंट गैस कांस्टेंट। बताइए लोह चुंबक के पदार्थ क्या? बताइए। लोह चुंबकीय पदार्थ में आपका लोहा, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, गैडोलिनियम, हो गया। हाँ, अब हो गया इतना ये सब पूछता है। अब क्यूरी तापमान पर चलते हैं, ठीक ना। वह तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर किसी लोह चुंबक पदार्थ को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है। कोबाल्ट मतलब क्यूरी तापमान क्या होता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर, वह न्यूनतम तापमान जिसमें किसी लोह पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है, उसी को क्यूरी तापमान बोलते हैं। कुछ लोह चुंबक पदार्थ का क्यूरी तापमान देखिए। कोबाल्ट का क्यूरी तापमान 1394 केल्विन में है। और लोहा का 1043 केल्विन। मतलब लोहा को अगर 1043 केल्विन पर अगर गर्म करेंगे ना तो वह तब चुंबक उसका खत्म हो जाएगा, तब वो चुंबक में सटेगा ही नहीं। और निकेल का 631 होता है, गैडोलिनियम का 317 केल्विन। अब होता है ग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली। अब होता है चुंबक के याम्योत्तर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खींची गई काल्पनिक रेखा को मैग्नेटिक मेरिडियन। अब होता है दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहा जाता है। दिक्पात कोण किसको बोलता है? भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण कहते हैं, जो पूरे पृथ्वी पर लगभग एक समान होता है। दिक्पात कोण का मान 17 डिग्री से 18 डिग्री का होता है, ठीक ना। पृथ्वी पर एक समान। हाँ, दिक्पात कोण का मान
पूरे पृथ्वी पर एक समान होता है दिक्पात का कोण, ठीक ना। क्वेश्चन दे देगा कि ये दिक्पात कोण का मान पूरे पृथ्वी पर कितना होता है, देगा समान इतना इतना, तो समान मानेगा। समान होता है दिक्पात कोण का मान, ठीक ना। 17 से 18 डिग्री कोण का मान होगा, कोण का मान 17 से 18 डिग्री। कोण का मान। अब बताइए नीति कोण, किसी मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक द्वारा चुंबक के यामोत्तर से जो कोण बनता है उसे नीति या नमन कोण कहता है। मतलब किसी मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक के द्वारा चुंबक के यामोत्तर से जो कोण बनता है। अब मान लीजिए कोई चुंबक लटका हुआ है स्वतंत्र रूप से, उस चुंबक के यामोत्तर से जो कोण बन रहा है ना, चुंबक के यामोत्तर क्या होता है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली खींची गई रेखा, काल्पनिक रेखा, तो उसके द्वारा जो कोण बन रहा है उसी को नीति कोण बोलते हैं। नीति कोण का मान दोनों ध्रुव पर कितना होता है, 90 डिग्री, और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। ये याद रखिए, नीति कोण का दोनों ध्रुव पर 90 डिग्री, 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। चुंबक के प्रवाह, किसी दिए गए सतह पर जितनी चुंबक के बल रेखाएं लंबवत गुजरती है उसे चुंबक के प्रवाह कहते हैं। मतलब किसी दिए गए सतह पर जितनी चुंबक के बल रेखाएं सीधे गुजरती है, चुंबक के बल रेखाएं जितना सीधे गुजरती है, लंबवत गुजरती है, लंबवत गुजरती है, उसे चुंबक के लंबवत तो सीधे ही हो गया ना। चुंबक के प्रवाह अदिश है कि सदिश है, अदिश है। अदिश है। चुंबक प्रवाह अदिश राशि। चुंबक के प्रवाह का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। 1 वेबर कितना होता है, 10 पावर 8 मैक्सवेल, और 1 मैक्सवेल 10 पावर -8 वेबर, उसका उल्टा हो जाएगा। तो 1 वेबर 10 पावर 8 मैक्सवेल, हाँ, 1 मैक्सवेल 10 पर -8 वेबर। चुंबक प्रवाह का एसआई मात्रक वेबर, वेबर। और चुंबक का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल। ठीक। चुंबक के क्षेत्र, एक मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं और उस तरह से हमारा मैग्नेटिक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इकाई क्षेत्र में उत्पन्न चुंबक के प्रवाह को चुंबक के क्षेत्र कहा जाता है। इकाई क्षेत्र में उत्पन्न चुंबक के प्रवाह को चुंबक के क्षेत्र का, मतलब कि एक एक सदिश राशि है। हाँ, ये कैसा राशि है, सदिश राशि। चुंबक के क्षेत्र सदिश राशि, लेकिन चुंबक के प्रवाह अदिश राशि। बताइए चुंबक के क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, सीजीआई मात्रक गॉस। एक टेस्ला बराबर 10 पावर 4 गॉस। एक टेस्ला 10 पावर 4 गॉस। 4 गॉस। एक गॉस एक टेस्ला। एक वेबर एक टेस्ला गुना मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला गुना मीटर स्क्वायर। एक टेस्ला बराबर 1 वेबर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक मैक्सवेल 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। एक गॉस एक मैक्सवेल पर सेंटीमीटर। ठीक है। चुंबक के दिशा के संदर्भ में फ्लेमिंग नामक विद्वान बॉम्ब-हस्त का नियम दिया, जबकि फेराडे ने विद्युत चुंबक प्रेरण से संबंधित नियम दिया है। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। लेंज का नियम ऊर्जा के नियम को प्रदर्शित करता है। डायनेमो, विद्युत, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पेसमेकर, माइक्रोफोन विद्युत चुंबक के प्रेरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है। विद्युत चुंबक के प्रेरण का उदाहरण बताइए तो। डायनामो, विद्युत, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, पेसमेकर, माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय। तो इस तरह से हमारा जो फिजिक्स का 3 चैप्टर महत्वपूर्ण चैप्टर आज खत्म हो गया है।